यहाँ पे भी ये दोनों केस में सेम होता है, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं हम लोग। बट अगर हाँ, यहाँ पे जैसे कैश इन्वेस्टर अकाउंट को रिप्लेसमेंट है, बट अगर कोई इलेक्शन के साथ आ रहा है तो मतलब यानी कि उसको ऑप्शन है, तो कैश विल बी क्रेडिटेड इन्वेस्टर अकाउंट, एंड वहां से जो पोजीशंस होती है, स्टॉक विल बी डेबिटेड। एंड सेम जो पहला ये इश्यूअर साइड को भी सेम है, मतलब उसको एक क्रेडिट होगा, स्टॉक क्रेडिट होगा, कैश डेबिट होगा। क्योंकि इश्यूअर एक्चुअली उसी को जाएगा ये, क्योंकि उसने ही बोला है कि भाई देखो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो मर्जर तुम निकल जाओ कंपनी के बाहर, वही फंडा है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन प्यार से जाओ, जो हम तुम्हें पैसा भी देंगे, मुंह देंगे उसका। जो बायबैक में होता है ना, कंपनी बोलती है कि भाई ठीक है, तुम्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा तो काम करो कि हमारे से हमें लौटा दो। तो ये वैसे टाइप का है, बट इसको बायबैक नहीं बोलेंगे ये लोग, क्योंकि ये मर्जर हो रहा है ना, मर्जर के साथ एक्टिविटी हो रही है, मर्जर। नहीं तो कई बार तुम्हें सवाल किए जाएंगे कि अगर यहाँ पे भी अगर मर्जर विथ इलेक्शन है, तो एनीवेज कंपनी को अपने शेयर्स लौटा रहे हो, तो फिर बायबैक क्यों नहीं क्रिएट करोगे? मतलब मैं देखो, मर्जर इवेंट है ये, तुम मर्जर कर रहे हो इसलिए शेयर होल्डर्स, मतलब उनको पसंद नहीं आ रहा है तुम्हारा मर्जर, तो इसलिए हम उसको मर्जर के थ्रू ही हम लेंगे उसको। अगर बायबैक के थ्रू लेना होता तो हम बायबैक सेपरेट भी कर सकते हैं ना, जरूरी नहीं कि तुम्हें मर्जर के समय बायबैक करो। ये अपने अपने एक मैनेजमेंट लेवल के डिसीजंस है, उसको टैकल करना, उसके साथ आर्ग्यूमेंट करना, वो मतलब अपने बस की बात है ही नहीं है, क्योंकि कोई भी रीजन ऐसे स्पेसिफाइड नहीं है। क्योंकि अगर मर्जर के पहले कंपनी को लग रहा है कि ऐसा कुछ मतलब होने वाला है, शेयर होल्डर्स अपने ही खिलाफ जाने वाले, तो उसी के पहले ठीक एग्जैक्टली कुछ एक महीने 2 महीने पहले वो लोग बायबैक भी लेके आते हैं मार्केट में। बोलेंगे काम करो कि हम बायबैक, हम हमारा ऐसा प्लान है, तुम पहले बायबैक कर दो, क्योंकि मर्जर के समय पे कोई इशू नहीं चाहते। कई सारे अपने अपने मतलब डिपेंड करता है। डेट्स वही इंपॉर्टेंट है जितने, बट यहाँ मर्जर विथ इलेक्शन में एक और डेट ऐड हो जाती है, जो है एक्सपीरिएशन डेट। क्योंकि उस डेट तक तुम अपना अपना बता दो कि क्या करने वाले हो, मतलब तुम्हें पार्टिसिपेट करना या नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो इवेंचुअली ऐसा समझा जाता है कि भाई तुम्हें पसंद आ रहा है जो मर्जर हम कर रहे हैं, तो उसको तुम सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है। नहीं रहता है वो भी, बट पता ही नहीं चलता है। सिनेरियो ये है ना कि जैसे अभी तुमने ले लिए थे कुछ क्वांटिटी। हाँ नहीं, ब्रोकर, तुम ब्रोकर जो है ना, ब्रोकर के यहाँ पे एक टैब होता है जैसे कि कॉर्पोरेट एक्शन टैब, तो वहां पे पूरी डिटेल्स दिखने लगती है। अभी उस पे तुम्हें खुद को जाके वोटिंग के लिए भी लाइन ओपन होती है, तो वहां पे सबमिट करना है कि मुझे नहीं चाहिए, कमेंट दे दो, कुछ ना कुछ करो ना। क्योंकि ब्रोकर के जो सिस्टम्स है ना, वो मेन सिस्टम से लिंक्ड है। मैंने पहले ही बोला कि जब एप्लीकेशन बनता है, तो जितने भी ब्रोकर से ये है, उनके हर एक के कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म को एक किया जाता है, ताकि एंड एक दूसरे को एक्सेस भी दिया जाता है। जैसे कि जीरोधा के सिस्टम का एक्सेस मिलेगा, जो है जो जितने भी ब्रोकर्स है उनके सिस्टम का एक्सेस मिलेगा, तो तुम पुल कर सकते हो डेटा। जैसे कि कस्टोडियंस क्या करेंगे, कस्टोडियंस हर एक ब्रोकर के अकाउंट का एक्सेस करेंगे। क्योंकि जो अगर तुमने कुछ सबमिट किया हुआ है कि तुम्हें पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो तुम्हें तुम्हारे ब्रोकर के सिस्टम में है ना कि भाई इस इन्वेस्टर ने बोला है कि इसको पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो वो कस्टोडियन को कैसे पता चलेगा? ब्रोकर के सिस्टम को एक्सेस करने के बाद, या फिर एट द एंड ऑफ द मार्केट डे, ये ब्रोकर की टीम होगी जो वो पूरा रिपोर्ट वहां पे उनके कस्टोडियन के यहाँ पे एक तो सबमिट करेगी, नहीं तो लॉक करेगी कहीं उनके सिस्टम में एक्सेस करके, सिस्टम को एक्सेस करके। तब जाके कस्टोडियन के पास डेटा जाएगा, एंड कस्टोडियन के पास जब डेटा आता है, तो कस्टोडियन को एग्जैक्टली पता होता है कि किन होल्डिंग्स में कितना क्या क्या, और किन शेयर होल्डरों ने कितनी डिमांड की है, या फिर क्या चाहिए उनको, कौन सा ऑप्शन चाहिए, हर चीज वहां पे उसको दिखता है। तो वही चीज दे कम्युनिकेट टू द रजिस्ट्रार, एंड रजिस्ट्रार कम्युनिकेट टू द डिपार्टमेंट, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। ये ऐसे फ्लो जाता है। ठीक है। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि रेशो, जैसे कि ओल्ड वर्सेस न्यू मैंने बोला था,
तो अगर एक एनएवी के हिसाब से अगर तुम देखोगे इसको कि मेरा चैलेंज क्या हो सकता है इस केस में, कि तुम्हें हमेशा ये देखना होता है कि जैसे तुम्हारा कोई क्वांटिटी मैच नहीं हो रही है, तुम्हें कोई ऐसे डिस्क्रिपेंसी दिख रही है, तो तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा। रेशियो पहले देखो कि ओल्ड वर्सेस न्यू कितना आ रहा है। अगर मेरे पास 100 क्वांटिटी थी, 1:1 था, तो 10 क्वांटिटी नई वाली दिखनी चाहिए। 10 की जगह अगर कोई मुझे अलग ही 5 दिख रही है, तो सिस्टम में मैंने रेट गलत अपडेट कर दिया था। तो ये रेट्स जितने भी होते हैं, दैट विल हैव टू अपडेट इट ऑन आवर इंटरनल सिस्टम, ताकि वो अच्छे से फ्लो हो जाए। एंड other way, you need to check everything on the payment slip that you have received. तो जब भी पेमेंट स्विफ्ट आता है तो उस पर भी चेक करना जरूरी हो जाता है कि भाई वहां पे कितना दिख रहा है। जरूरी नहीं कि हमेशा वो पेमेंट स्विफ्ट सही हो, क्योंकि जो एजेंट बैंक और कस्टोडियन के साथ काम करने वाले लोग भी अपने जैसे बंदे होते हैं, तो उनसे भी गलती हो सकती है। तो इसलिए हमें फिर हम ब्लूमबर्ग जैसा प्लेटफॉर्म भी एक्सेस करते हैं, ताकि वहां पे भी सेम इंफॉर्मेशन हो, एंड तब जाके इसको प्रोसेस कर देते हैं, या फिर तब जाके इसको एक्शन कर देते कि वे हाँ, मैंने ब्लूमबर्ग पे देखा कुछ गलत दिख रहा है, मतलब कुछ अलग दिख रही फिगर वहां पे जो भी है, जो पेमेंट स्विफ्ट आया हुआ है उस पर भी अलग दिख रहा है, एंड जो सिस्टम है वहां पे अलग दिख रहा है। तो मैं फिर तीनों एविडेंस एक मेल पे ड्राफ्ट करूंगा एंड एजेंट को भेजूंगा कि कैन यू प्लीज कंफर्म दिस, which one is the correct, because on Bloomberg we see this, on the payment swift we see this, and in our system we see this because we had updated as per, क्योंकि अपना सिस्टम अपडेट होता है, हमने कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट कंसिडर किया हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि उसके पहले अगर रेट तुम्हारे पास कुछ डॉक्यूमेंट था ही नहीं, देन हाउ डिड यू अपडेट इट, हाउ डिड यू अपडेट योर सिस्टम। तो इसलिए इसलिए तो ये तीन डेटा पॉइंट बहुत जरूरी है। किसी भी प्रोसेस में काम करो, कौन से भी प्रोसेस रहने दो, कुछ भी रहने दो, इस मतलब तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन यही से स्टार्ट होना चाहिए, यही से एनएवी करो या फिर कुछ भी करो, मैं बोलता हूँ कुछ भी करो, तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही होना चाहिए कि तुम्हारे तीन डेटा पॉइंट्स रहेंगे, कि जहां मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, एजेंट का जो नोटिफिकेशन आया उसके साथ मेरे सिस्टम को मैच कर रहा हूँ, सिस्टम मैच हुआ तो मैं यही जाके रियूटर्स और जो भी ब्लूमबर्ग है या फिर और कोई रिसोर्स दिया हुआ है, एक्शन कंपेयर बहुत सारे हैं ऐसे, तो उसमें जाके मैं रिकंसाइल कर रहा हूँ, तीनों का मैच हो रहा है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन जितनी भी मैंने कंसिडर करी हुई है या फिर इवेंट जो प्रोसेस हुआ है वो एक्यूरेट है, गलत है। अभी इसमें तुम्हारा अगर तुम एनएवी वैलिडेट करने के लिए या फिर कैलकुलेट करने के लिए बैठते हो, तो तुम्हें प्रोसेसिंग करने का टेंशन नहीं होता है कॉर्पोरेट एक्शन, क्योंकि तुम्हें सिर्फ पता होना चाहिए कि किस इवेंट में क्या प्रोसेस होता है, क्या मिलता है, मुझे बेनिफिट क्या मिलता है, क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, इतना मुझे पता होना चाहिए। एंड उसके जैसे पॉइंट, जैसे कि अभी मर्जर को मैंने इतनी सारी चीजें बता दी, क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, तो वही पॉसिबिलिटीज, रेट गलत हो सकता है, क्वांटिटी गलत हो सकती है, रिकॉर्ड डेट पे जो पोजीशंस दिख रही वो इनकरेक्ट हो सकती है ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन। उसी के उसी के अलावा बहुत और भी रीजंस है, बट वो एक कॉर्पोरेट एक्शंस प्रोसेसिंग करने वाला बंदा है वही समझेगा, जैसे कि स्टॉक लेंडिंग है, बोरोइंग है चीज़ें, ठीक है, प्लेज है, ये कई सारी ऐसे टर्म्स है, बट वो एक एनएवी कैलकुलेट करने वाला बंदा, उसको उतना समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको ये भी चीज़ें समझती है कि क्या पे हो रहा है, उसमें क्या आने वाला है, जैसे कि मैंने बोला सिक्योरिटी आएगी एक, या फिर कैश आएगा विच इज इक्वेलेंट टू द वैल्यू ऑफ योर होल्डिंग। हाँ बोलो बोलो बोलो, डाउट्स पूछते रहो। नहीं नहीं। हाँ, वो जो तुम्हारा नहीं नहीं, मैं ये बताता हूँ ना तुम्हें मैं, जैसे कि एक एक फंड होता है, फंड का तुम्हें आइडेंटिफायर, यूनिक आइडेंटिफायर वगैरह होता है, एंड वो फंड तुम्हारे सिस्टम में सेटअप भी होता है, ठीक है, फंड सेटअप होता है। जैसे मैंने बोला कि अभी एक फंड के अंडर 20 to 24 कुछ स्टॉक्स ऐसे होते ही होते हैं मिनिमम, एक म्यूचुअल फंड है तो, हेज फंड है तो उससे भी ज्यादा होते हैं, फिर उससे भी कम होते हैं, डिपेंड करता है अपने अपने। तो इसमें क्या होता है ना कि एक टीम होती है, एंड जो हमारा सिस्टम जो होता है ब्रोकर सिस्टम के साथ लिंक्ड है। तो जैसे ब्रोकर को पता चलता है कि भाई देखो कि इस स्टॉक के ऊपर एक्स डेट अनाउंस हुआ है, तो वो क्या करता है कि इवेंट के आगे, अभी इवेंट ये ऑलरेडी नाम सिस्टम में होते हैं, ये नाम होते हैं, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना इससे है कि जिसके आगे एक्स डेट लिखा हुआ है उन्होंने, जैसे कि अभी इसके आगे एक्स डेट है, आज का एक्स डेट है, तो ये तुम्हारे रिपोर्ट में कैप्चर होगा, क्योंकि ऑन अ डेली बेसिस हम रिपोर्ट पुल करते हैं कॉर्पोरेट एक्शन के लिए, कि आज कौन सा कॉर्पोरेट एक्शन है अगर मुझे देखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा,
या फिर एग्जिट -1 लगाते हैं बहुत सारे, क्योंकि रिकॉन करने को मिले उसको अच्छे से, इसलिए सिस्टम को तुमने सेलेक्ट किया। सिस्टम को जैसे तुमने सेलेक्ट किया, एग्जिट 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 से जितने भी कॉर्पोरेट एक्शन और स्टॉक है उसमें, उस डेट से लेकर, तो पूरे के पूरे पुल होते हैं, पूरे के पूरे। उसमें से भी तुम्हें शॉर्ट ऐसे करने होते हैं कि जैसे कुछ कॉर्पोरेट एक्शन, जैसे कि नेम चेंज दिख रहा है, जैसे कि कुछ मायने नहीं है, तुम कंसिडर करो या ना करो, है ना। ऐसे कुछ अगर होते हैं जैसे कि हाइजीन चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, वो चेंज हुआ, तो उसमें सिर्फ तुम्हें वेरीफाई करना है, उधर के उधर ही और निकाल देना। बट रेस्ट जितने भी बचते हैं, समझो दो चार बचे हुए उसमें से, जिसमें ऑप्शनल डिविडेंड दिख रहा है या फिर किसी में पार्शियल रिडम्पशन दिख रहा है, तो उसी को फोकस करना है, उसी के दो को बाजू में निकाल के उसका प्राइसिंग करना है। अभी प्राइसिंग ये बोलते हैं स्टफ, लेकिन प्राइसिंग है क्या इवेंचुअली? प्राइस का मतलब है कि रेशियो तुम चेक करो कि जिसके साथ हमारे मैनेजर ने बाय या सेल के इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ था, या फिर कॉर्पोरेट एक्शंस बुक हुए हैं। बुक का मतलब होता है कि मैं कंसिडर कर रहा हूं उस प्राइस को, उसको तुम्हारा प्राइसिंग किया जाता है। अभी ये किसके साथ करोगे तुम? तुम्हारा सिंपली, अगर तुम जहां पे भी तुम्हारा मैनेजर किसको इंस्ट्रक्शंस देता है, ब्रोकर को देता है। तो मतलब एक तुम्हारा मैनेजर का रिपोर्ट हुआ, दूसरा ब्रोकर का हुआ, उस दोनों को मैच करो अच्छे से। तुम्हें कई बार, मतलब देखो मैनेजर बहुत घाई घाई में ही चीजें करता है, क्योंकि उसके पास उतना समय नहीं होता। मार्केट चालू, अब आप कभी इंट्राडे करके देखना, आपके पास इतना समय नहीं होता है धड़ाधड़ बाई सेल करते बैठना होता है। तो तुम्हारे पास उतना समय है ही नहीं है, इवेंचुअली देखा जाए तो। ठीक है, तो इसलिए अपने पास एक अपन टीम रखते कि भाई प्राइसिंग काम करो, तुम प्राइसिंग करते रहो उसका। जो मैनेजर ने ऑर्डर शूट किए हैं, उस ऑर्डर को इवेल्युएट करो ब्रोकर रिपोर्ट के साथ। तो ब्रोकर रिपोर्ट तुम, अभी ये किस में दिखेगा? ये ट्रेड बुक होता है, ट्रेड बुक को तुम एक्सेस करो, ट्रेड बुक ब्रोकर के साइट पे जाके ट्रेड बुक, एक तो ब्रोकर भेजेगा, दो सिनेरियो हमेशा तुम्हें दिखेंगे। अगर कोई बड़ा ब्रोकर है तो अपने सिस्टम का एक्सेस नहीं देता है, देता भी है तो रीड ओनली का देगा, बोलेगा कि यहाँ सिर्फ रिपोर्टिंग टैब का हम तुम्हें एक्सेस दे रहे हैं, उतना ही पुल करो, खत्म। जैसे कि मैं एक एप्लीकेशन पे काम करता हूँ, मुझे रेटिंग पुल करनी होती कई बार, S&P ग्लोबल से, जेपी मॉर्गन से, ये से नोमुरा से, यहाँ से मुझे रेटिंग पुल करनी होती है। हम उसका पोर्टल लॉगिन तो कर पाते हैं, सिर्फ हमें रिपोर्टिंग जो ये अपना रेटिंग रिपोर्टिंग पुल करने का उतने ही टैब का एक्सेस है, बाकी कुछ एक्सेस नहीं कर सकते हम उनका। बोलता है कि एक्सेस डिनाइड, एक्सेस यू आर नॉट ऑथोराइज पर्सन। तो वैसे एक्सेस मिलता है, तो हम क्या करते हैं फिर, हमारे सिस्टम में जो रेटिंग अपडेट है वो रेटिंग, एंड जो हम रिपोर्ट से जो रेटिंग पुल करते हैं वो रेटिंग मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं, मतलब हमारा सिस्टम अपग्रेड नहीं है, या फिर उनका उनके तरफ से कुछ है, बाकी उसका इंपॉर्टेंस नहीं। अगर नहीं है तो हम उनसे मेल मेल भेजेंगे, कंफर्म कराएंगे कि भाई देखो कि ये ऐसा ऐसा है, तो वो कंफर्म ओके बोलेंगे, ठीक है हम मैच, वो बोलेंगे ये अपग्रेडेड है तो ये अपडेट तुम अपने सिस्टम में करो, तो फिर हम अपने टेक्निकल टीम को बोलेंगे भाई देखो कि ऐसा ऐसा रेटिंग चेंज हुआ है, तो इस फैसिलिटी का तुम अपना रेटिंग चेंज करना। तो सेम वे तो ये ब्रोकर प्राइस का भी होता है। अगर तुम्हारी प्राइस मैच नहीं हो रही है, तुम्हारी प्राइस कुछ वरायंस दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी मतलब कुछ भी हो, उसमें पेनी का भी डिफरेंस क्यों ना हो, तो पूरे केसेस में तुम्हारा डेटा जैसे नेटिंग जीरो आनी चाहिए व्हेन यू मैच योर डेटा विद द ब्रोकर और मैनेजर। ठीक है, तो ये चीजें मतलब, वैसे ही अभी कॉर्पोरेट एक्शन का भी महत्व यही बचा है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि कॉर्पोरेट एक्शन जब होते हैं एक्स डेट से, जब तुम कैलकुलेट तुम्हारे सिस्टम में आ गया ना, तो तब से तुम्हें वही चीजें देखनी है कि एक्स डेट पे जो कॉर्पोरेट एक्शन बुक हुआ था उसकी प्राइस अच्छी थी क्या, जो सही है वो थी क्या, जितनी क्वांटिटी दिख रही उतनी एग्जैक्टली थी क्या, या फिर एक्स डेट और अभी के हिसाब से चेंज हो गई है क्या। कई सारी ऐसे सिनेरियोस तुम्हें दिखेंगे उसमें, कई सारे। तो इसलिए उसका इंपॉर्टेंस बन जाता है कि भाई देखो कि कंसिडर करो, एंड उसको भी अपने एनएवी कैलकुलेशंस के लिए उसको भी वैलिडेट करो। ठीक है, अभी यहाँ पे ऑप्शनल डिविडेंड है। ऑप्शनल डिविडेंड का मतलब है कैश एंड स्टॉक। ये तुम्हें इक्विटी के ऊपर मिलता है, एंड ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हीं को मिलता है। ये है क्या चीज? जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है तुम्हें कि भाई एक तो कैश ले लो, लेना है तो, या फिर कैश और स्टॉक दोनों ले लो, या फिर कैश ले लो और स्टॉक ले लो, ऐसे होता है वो। जैसे कि अभी 100 शेयर होल्डर्स है, 100 में से किसी ने बोल दिया कि चलो कि हम 50 जो है वो स्टॉक लेना चाहते हैं, एंड 50 जो है बोले कि हम कैश लेना चाहते हैं। या फिर ऐसे होगा कि 25 बोले कि हम कैश लेना चाहते हैं,
एंड और 25 रहेंगे जो बोले कि हम कैश एंड स्टॉक दोनों लेना चाहते हैं। जब अमाउंट तुम्हारी बड़ी होती है, जैसे कि तुम्हारा करोड़ों का अकाउंट है, 2-4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, तो उस केस में तुम्हें डिविडेंड भी लाखों में मिलेगा, 25 लाख, 20 लाख, 10 लाख ऐसे मिलेगा। तो तुमने सोचा कि मैं क्या करता हूँ कि अगर मुझे 100 शेयर्स मिल रहे हैं, 100, अगर मेरा एक मानो 10 लाख हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, कंपनी ने वैसे भी कैश एंड स्टॉक का ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं बोलूंगा कि चलो एक काम करो कि 5 लाख का मुझे स्टॉक दे दो, 2.5 लाख का मुझे कैश दे दो, एंड फिर जो बचा कुचा है उसका कैश एंड स्टॉक, तो वो भी दोनों मिलके दे दो। ठीक है। ये भी हार्डली कौन से केस में होता है कि जहां पर तुम्हारा कंपनी की ग्रोथ फंडामेंटल जैसे बहुत स्ट्रांग है, तो उस केस में ही हम लोग बोलेंगे कि हमें स्टॉक दे दो। ठीक है, नहीं तो बहुत बार लोग बोलते हैं कि नहीं भाई हमें कैश दे दो, खत्म, हम कैश किसी और कंपनी भी 10 लाख कैश में तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने की जगह मैं किसी और कंपनी में करूंगा, तुम्हारी कंपनी में क्यों करते बैठूंगा मैं। तो ये ऐसा सीन है। तो इवेंचुअली हमें यही देखना है कि उस केस में, लेकिन हाँ, एनएवी के लिए इम्पैक्ट क्या होगा। अभी ये जो कैश एंड स्टॉक मिल रहा है, तो उसके लिए तुम्हें कुछ पे करने की जरूरत है? नो नीड टू पे एनीथिंग। तो अगर तुमने कुछ पे ही नहीं किया, फिर भी तुम्हें कुछ मिल रहा है, तो मैंने पहले ही बोला था कि उस केस में तुम्हें बेनिफिट मिल जाएगा। अभी इस केस में कैश एंड स्टॉक will be debited issuer companies अब यहाँ पे एक इवेंट है, इसका इम्पैक्ट तो होगा। अभी डेट्स कौन से इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सपिरेशन डेट। जहां पर भी मैंडेटरी चॉइस आता है, हमेशा याद रखना कि वहां पे एक्सपिरेशन डेट आती है। क्यों आती है? एक टास्क है जो, या फिर एक प्रोसेस भी कह सकते हो, जिसको इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कहा जाता है, जिसका MT565 एंड MT567। इससे ये होता है कि जब अगर किसी को स्टॉक चाहिए, तुम्हें कैसे पता चलेगा? किसी को स्टॉक चाहिए, कैश चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? ये तुम जब ब्रोकर के यहाँ पे जब ये दिखता है, इंस्ट्रक्शंस तुम भेजते हो, तो इसके थ्रू तुम इंस्ट्रक्शंस, मतलब आते इंस्ट्रक्शंस वहां दिखते हैं। अगर किसी ने सबमिट किया, तो ये इंस्ट्रक्शन जब भी सबमिट करता है, या फिर वोट वोट बोलो, या फिर जैसे उसके अगेंस्ट जो जो भी चाहिए, तो ये तुम्हें MT56 के यहाँ पे दिखता है कि भाई इंस्ट्रक्शंस क्या, मतलब कैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, एंड उसका जो स्टेटस है, स्टेटस मतलब अप्रूव हुए या फिर नहीं हुए, ये MT567 के थ्रू दिखता है। अब ये कौन भेजता है? ये तुम्हारा रजिस्ट्रार भेजता है, क्योंकि रजिस्ट्रार के पास पूरा डेटा होता है, वो कंपनी के साथ काम करता है ना, तो वो तुम्हें बता ही देगा कि हाँ भाई इसके साथ हुआ है, तो इसलिए कंपनी ने, बोर्ड ने बोला कि अप्रूव्ड है। अभी ये बोर्ड के साथ ये रजिस्ट्रार काम करता है पूरा क्लोजली। तो ये बोलेगा हाँ बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, तो अप्रूव करने के बाद ये अपने सिस्टम में अपडेट करेगा। अपडेट करने के बाद ये स्टेटस कस्टोडियन और जितने भी शेयर होल्डर्स है उनको दिखेगा कि हाँ जो हमने वोट किया था वो अब दिख रहा है, अभी वो अप्रूव हुआ है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन की वेज है, जैसे कि MT565, MT567, सो उसी के अकॉर्डिंग वो लोग अपना बिजनेस रन करते हैं और एक्टिविटीज पूरी करते हैं। बट यहाँ पे और चीज एक है कि जैसे एक्सपिरेशन डेट का इम्पोर्टेंस यही है,
अगर इसको तुम गौर से देखोगे कि जितने भी वोट्स आने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे एक डेट फिक्स करना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं कि मैं बोलूंगा कि भाई अनलिमिटेड है, कभी भी करो कभी भी मिलेगा तुम्हें, ऐसे तो नहीं होता है ना। तो जो डेट होती है, इस डेट के पहले और इस डेट तक तुम्हें वोट करना है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उस डेट को एक्सपिरेशन डेट कहा जाता है। एंड ये डेट जितने भी मैंडेटरी विद चॉइस कॉर्पोरेट एक्शंस है वो उन सभी को लागू होता है, क्योंकि यही फंडा है उसमें, बाकी कुछ नहीं है। ताकि तुम्हें जो वोट करने वाले हो उस डेट तक वोट करो, नहीं तो हम जो डिफॉल्ट ऑप्शन जो भी होगा वो तुम्हें मिलेगा। उसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की बात है नहीं है, जो भी होगा। अगर हमने कैश डिफॉल्ट रखा है तो कैश मिलेगा, स्टॉक डिफॉल्ट है तो कैश स्टॉक मिलेगा, जो भी हो, स्टॉक कैश वॉट एवर इट इज। हाँ हाँ हाँ, नो वरीज, टेक इट। आपण डायल केलेला नंबर सध्या व्यस्त आहे. कृपया थोड्या वेळानंतर पुन्हा प्रयत्न करा. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है. कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें. The number you have dialed is चलो। हेलो, एक मिनट, एक मिनट दे दो। चलो, कंटिन्यू। हेलो। हेलो। अरे कहाँ गए? हेलो, अभी। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? ओके। ठीक है। तो यहाँ पे जब तुम्हारा ये ऑप्शनल डिविडेंड है, तो उस केस में भी तुम्हारे जितने भी कैश फ्लो जो पूरे इम्पैक्ट हो जाएंगे, बैलेंस इम्पैक्ट होगा। सो इट मीन्स एनएवी के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। एनएवी तुम्हारा प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा उस पर। ठीक है। अब ये पार्शियल रिडम्पशन है। पार्शियल रिडम्पशन बॉन्ड के केस में होता है, या फिर तुम्हारा प्रेफरेंस इक्विटी के केस में होता है, और डेट इंस्ट्रूमेंट। बट उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा, ठीक है।
ये नॉर्मल अपने बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं ना, जैसे मैं 100 रुपये बॉन्ड्स में तो 50 अभी रिड्यूस हो, और ये पे डाउन हो रहा है उसका, या फिर जो इश्यूअर कंपनी वो 50 रुपये कैप प्रिंसिपल तुम्हारा देना चाहती है, रिटर्न तुम्हें देना चाहती है, क्योंकि उनको अपना इंटरेस्ट बर्डन जो है वो कम करना है। तो उस केस में होता है वो, ठीक है। तो उसका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है, बट एक रिडम्पशन एक्टिविटी है। बट हमें जो होता है ना कि अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, उसके लिए भी वो रीज़न यही है कि जितनी अभी एक्चुअल होल्डिंग बच रही है तो उतना रिकॉर्ड होना चाहिए। जो भी कैश जितना प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो रहा है तो उतना कैश भी दिखना चाहिए, एंड जितनी भी होल्डिंग कम हो रही है वो भी दिखना चाहिए। अगर तुम्हें यानी भी अगर समझना है तो उस केस से समझना है, इस केस से समझ सकते हो तुम। यहाँ पे रिडीम, यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है वो पार्शियल रिडम्पशन हो रहा है। रिडम्पशन होने के बाद जैसे कि पहले 100 क्वांटिटी थी, अब 50 ही बचने वाली है। अब 50, पहले 100 थी अब 50 बचने वाली है। तो तुम बैलेंस शीट के साइड जो लाइबिलिटी साइड होती है, तो तुम 50 क्वांटिटी खाली रिकॉर्ड करोगे ना अब, क्योंकि 50 तो ऑलरेडी रिड्यूस होने वाली है। तो तुमने क्या कर दिया, ये रिड्यूस होने के बाद जितना इसका पैसा आएगा वो तुमने, जैसे कि मानो 100 रुपये आए थे, तो वो 100 रुपये तुमने क्या कर दिए, कैश में अपने ऐड कर दिए। तो तुम्हारा लाइबिलिटी कम हुआ, और वहां जाके कैश में जाके वहां पे बैलेंस बैठ गया। तो तुम्हारा इवेंचुअली लाइबिलिटी और ये पूरा अपने आप एक बैलेंस हो जाएगा अपने आप। एंड अगर जितनी पोजीशन बचती हो, जितनी भी हम रिडीम करते हैं या फिर जो आता है उतना निकाल देते हैं पोर्शन, हमें क्या करना है उससे। पेमेंट यहाँ पे जो क्रेडिट होता है, जो तुम्हारा बॉन्ड्स जितने भी होते हैं और प्रेफरेंस इक्विटी विल बी क्रेडिटेड इश्योर्स अकाउंट, एंड जो भी कैश होगा इन्वेस्टर्स अकाउंट, एंड प्रोपोर्शनेटली उसके अकाउंट से इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स विल बी डेबिटेड। दैट्स इट। ठीक है, इम्पैक्ट उसका कुछ भी नहीं रहेगा। नो इम्पैक्ट। देन नो इम्पैक्ट एक्सपिरेशन डेट। इसमें भी सेम अपना ये रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट, ये फंडा सिर्फ होगा यहाँ पे। एंड रिडम्पशन डेट, पार्शियल रिडम्पशन डेट एक जो रहेगा जो ऐड होगा, क्योंकि सिस्टम में ऑलरेडी हमें फिल करके फिड फिड में ही ऑलरेडी वहाँ पे सेटअप करके रखना होता है, जब भी तुम्हें नोटिफिकेशन आता है उसका। तो पार्शियल रिडम्पशन डेट, RDMPT, दैट्स इट। एंड एनएवी के हिसाब से अगर तुम्हें वैलिडेशन करना है उसका, तो सेम जितनी पोजीशंस, जितनी यूनिट्स रिडीम हो रहे, तो उसका प्राइस मैच करो, उसका क्वांटिटी मैच करो, डेट जिस डेट पे हो रहा है वो मैच करो, ताकि ये अगर तीनों चीजें बराबर है तो तुम्हें ब्रेक नहीं दिखेगा। इसमें कहीं ना कहीं पे गलती है तो तुम्हें वहां पे डिफरेंस दिखेगा, मतलब तुम्हारा वैलिडेशन सही नहीं होगा। तो हमेशा ये चीज याद रखनी कि देयर आर द की थिंग्स दैट वी शुड always verified with the broker data or custodian's data or with the manager's data or instructions, or with the internal invoices, whatever invoices we will receive from the external counterparts, and that information should be accurate, as simple as that। ये नहीं है, तुम्हें कहीं पे भी जाओ, कितनी भी डिफिकल्ट प्रोसेस रहने दो, ये तीन चीजें जो है ना, पूरा मतलब जो डिस्क्रिपेंसी और ब्रेक का जो काम है ना, बहुत ऐसे बढ़ा देते हैं। जैसे कि corporate action, when I was working with corporate action team, I have seen the brakes like aged brakes for more than 2 years old brakes still was in the system, क्योंकि ये यही चीजें कंफर्म ही नहीं होती है, कभी कभार किसी से भी कंफर्म नहीं होती है, साल साल तक कंफर्म नहीं होती है, सामने वाला जिम्मेदारी नहीं लेता है। ब्रोकर लोग, जैसे कि ब्रोकर के साइड से गलती है तो एक्सेप्ट ही नहीं करते हो,
तुमने जैसे कि बोला कि भाई मुझे 10 रुपीज 10.2 से बुक करो ट्रेड, उन्होंने 10.40 से बुक कर दिया। अभी झगड़ा चल रहा है कि हमने 10.2 बोला है, आपने 10.4 से किया हुआ है, तो वो लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। ऐसे होता है। तो कई सारी चीजें आपको ये सिनेरियोज प्रैक्टिकल लेवल पे दिखती है। हम तो लिटरली ऐसे जेपी एमएस इनको गाली देते थे, या फिर जो जितने भी एक्सटर्नल दूसरे ब्रोकर्स के साथ हम काम करते थे ना, उनको बोलते थे कि भाई क्यों किया ये, फिर अगर हमारे इंस्ट्रक्शंस ये थे तो तुमने क्यों कर दिए सिस्टम में, अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम करो। तो वो नहीं मानते। तो कई बार ऐसे होता है ना कि मतलब वो वही प्राइस लेवल तक अगर कोई बेचने के लिए रेडी हो गया तब तक वो लोग वेट करते हैं, फिर कभी कभार करवाते हैं तुम्हें वेट, तब जाके बोलेंगे हाँ भाई ले लो, हमने कर दिया अभी। ऐसा सीन है। ठीक है, ये चीज अभी रिटर्न ऑफ कैपिटल, इसका भी इम्पैक्ट कुछ नहीं। रिटर्न ऑफ कैपिटल यानी कि अगर ये बॉन्ड हो या इक्विटी हो, ये हर एक को अप्लाइड होता है। बट कई बार अगर उसको पता नहीं है, जो कि क्या बोलते हैं उसे, इंटरव्यूअर को पता नहीं कि भाई रिटर्न ऑफ कैपिटल इक्विटी का होता है या नहीं होता है, तो वो अग्रीड नहीं करेगा। बट होता है उस केस में भी, उसके लिए बोर्ड अपना रिजोल्यूशन पास करता है। क्योंकि जो जो हमारे दिमाग में जो इसका डेफिनेशन ये वो है ना कि इक्विटी शेयर्स का, जो शेयर्स का जो कैपिटल है, जब तक कंपनी बंद नहीं होती तब तक वो रिपे नहीं करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि जैसे अगर कंपनी को लगता है कि अगर कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कि हमें अपने शेयर्स कम करना है मार्केट से, और उसको जो शेयर होल्डर्स का जितना भी वेल्थ है हमें वो रिटर्न करना है, हमें नहीं रखना है वो, तो उसके लिए वोटिंग होता है। रिटर्न ऑफ कैपिटल विद इलेक्शन होगा, और एक रिटर्न रिटर्न ऑफ कैपिटल विद डायरेक्टली, मतलब ये अगर रिटर्न ऑफ कैपिटल डायरेक्टली हो रहा है तो वो तुम्हारा मैंडेटरी है। एंड अगर वहाँ इलेक्शंस बीच में लेके आते तो मैंडेटरी, मतलब इसमें जाएगा, चॉइस में जाएगा। क्योंकि डिपेंड करता है ना कि शेयर होल्डर्स बेचना नहीं चाहता है, फिर भी तुम उसको फोर्सफुल कर रहे हो, भाई नहीं दे दो, अभी बेच दो, ये पैसा ले लो और निकल जाओ, हम तुम्हारा पैसा दे रहे हैं वैसे। तो ये डिपेंड करता है चीज़ें कि भाई कि मुझे क्या करना है। तो इसलिए हमेशा ये लोग दो इवेंट्स हमेशा लेके आते हैं, रिटर्न ऑफ कैपिटल विद इलेक्शंस होगा या फिर रिटर्न ऑफ कैपिटल होगा। बट ये इजी है, इसलिए कुछ दिक्कत है ही नहीं। देखो अभी और एक चीज़ है, जो कॉर्पोरेट एक्शंस जब एनएवी तुम वैलिडेट करने जाते हो, कई बार ऐसी फिगर मैच ही नहीं होती है। वे मैच क्यों नहीं होती है, उसके लिए मैंने ये तो दो तीन पैरामीटर्स तुम्हें बता दिए थे, रेशो होगा, डेट होगा, प्राइस, क्वांटिटी, रिकॉर्डेड एक्सडेट, ये चक्कर बहुत है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टैक्सेबल कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। जैसे हमने यहाँ पे डिपेंड्स ऑन ट्रीटी लिखा है ना, वही पंगा है। डिपेंड्स ऑन ट्रीटी का मतलब क्या है कि टैक्सेबल इवेंट नहीं था, लेकिन बंदे ने इवेंट नॉन टैक्सेबल था समझो, बंदे ने टैक्सेबल करके प्रोसेस किया हुआ है। तो अभी जो भी अमाउंट जितनी भी होगी वो नेट प्रोसेस होगी ना, क्योंकि टैक्सेबल जब कोड चेंज होता है तो वो ये हुआ कि विद होल्डिंग ऑफ टैक्स हुआ। तो जब इवेंट जब प्रोसेस होगा या फिर जो भी चीज़ें प्रोसेस होगी तो वो नेट लेवल पे प्रोसेस होगी। जो तुम्हारे सिस्टम में दिख रहा है वो ग्रॉस लेवल पे दिख रहा है, क्योंकि वो इवेंट इवेंचुअली दैट इज नॉट अ टैक्सेबल कॉर्पोरेट एक्शन इवेंट। तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती है, तो यहाँ पे हमें पहली प्रायोरिटी ये भी बन जाती है कि भाई पहले टैक्सेबल कोड चेक करो, कि डिफरेंस जब भी आ रहा है तो पहले टैक्सेबल कोड भी जाके चेक करो कि हाँ भाई टैक्सेबल कोड नहीं है, वो सही है। ठीक है। क्योंकि टैक्स में जितना भी 10% 2% जितना भी हम टैक्सेबल कोड कब अपडेट होता है, जब हम एक रेशो वहां पे अपडेट कर रहे हैं, तो उतना 10% का गैप दिखेगा, 20% का गैप दिखेगा। मैंने कई बार देखा है कि ये ऐसी बहुत सारी चीजें होती है कि बंदे वो टैक्सेबल इवेंट नहीं होता है फिर भी टैक्सेबल बोल के अपडेट कर देते हैं। जब ऐसा कर देते तो दिक्कत यही आती है कि फिर अपनी जो फिगर है वहां मैच ही नहीं होती है। फिर मुझे मैच कराने के लिए, हेलो, हेलो, जो हो ना आप मतलब फिर ओके, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि पहले टैक्सेबल कोड भी तुम्हें फिर चेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे अगर रिटर्न ऑफ कैपिटल हो रहा है तो कैश विल बी क्रेडिटेड,
said that investors, okay, cash will be credited. Then यहाँ पे stock will be debited. And cash will be credited. क्योंकि यहाँ पे कैश उसको बेनिफिट नहीं है कुछ भी, क्योंकि होल्डिंग जा रही है, उतनी वैल्यू कम हो रही है, तो उतनी वैल्यू उसको मिल रही है जितनी है मार्केट में अभी, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, लिक्विडेट हो रही है इन्वेस्टमेंट, जैसे रिडम्पशन हो रहा है, रिडम्पशन की जो सेम ट्रीटमेंट होती है वहां पे हो जाएगी। सेम डेट्स, रिडम्पशन की जगह रिडम्पशन डेट निकल जाएगी। रिडम्पशन डेट तुम्हें सिर्फ बॉन्ड में दिखेगी, और जितने भी लोन्स रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है, और या फिर कोई रिडम्पशंस और लिक्विडेशंस या फिर कोई विथड्रॉल जैसा इवेंट्स है उस केस में ही दिखेगी। बाकी रिडम्पशन डेट तुम्हें कहीं नहीं दिखेगी। सिस्टम में भी अगर जब तुम ब्रेक वैलिडेट करने जा रहे हो एनएवी के लिए, तो भी अगर किसी ऐसा इवेंट है जहां पर रिडम्पशन डेट भी दिख रही है तो गलत है, तो तुम उसको, जो भी कॉर्पोरेट एक्शन टीम है, उसको एस्केलेट कर सकते हो। ठीक है, ये आया। मैं इन दोनों को एक साथ पढ़ूंगा। यहाँ पे कई बार मैंने आर्ग्यूमेंट देखा है, हो सकता है कि तुम्हें भी इसी के ऊपर सवाल पूछे जाए। सवाल होते हैं रिवर्स स्टॉक। हाँ, ये दोनों ही ज्यादा पूछते हैं आजकल तो। तो इसमें ये सवाल जरूर उठता है कि वो अगर कॉर्पोरेट एक्शंस है तो उसका इम्पैक्ट एनएवी के ऊपर क्या हो रहा है तो कैसे, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो ये हमेशा सवाल रहता है, और मैंने जितने भी एनएवी के लिए इंटरव्यूज दिए थे, मतलब मैक्सिमम इंटरव्यूज में यही सवाल किया गया, इसी पे इंटरव्यू भी खत्म हुआ। मतलब बिगिनिंग पहले बोला कि चलो कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में पूछते हैं कि स्टॉक स्प्लिट और ये रिवर्स स्प्लिट है, तो उसको अगर अच्छे से तुमने बताया कि हाँ ये है वो है वैसी चीज़ें होती है, ये डेट से वो डेट से, फिर बोलेंगे चलो ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, कि ये इवेंट्स अनाउंस हुआ तो इसका इम्पैक्ट एनएवी के ऊपर क्या होगा, अगर होता है तो कैसे, एंड अगर होता भी है कैसे भी होता है बताया, तो बोलेंगे कि बैलेंस शीट के, अगर तुमने कुछ गलत बताया ना उसमें, तो बोलेंगे कि हाँ ठीक है, फिर एक काम करो, बैलेंस शीट के ऊपर कुछ इम्पैक्ट हो रहा है उसका, तो तुम बोलोगे कि हाँ नहीं, तो फिर and तुमने बोले कि एनएयू के ऊपर हो रहा है, बोले कि कैसे हो रहा है। अरे, हाँ, तो अरे टाइम पास बहुत करते हैं। मेरे साथ हुआ था ये बिगिनिंग में, क्योंकि जब देखो तुम इंडस्ट्री में नए रहते हो, तुम्हें पता नहीं होता है, तो दिमाग में यही भरा है ना किसी ने कि हाँ कॉर्पोरेट एक्शंस के इम्पैक्ट होता है इसलिए हम करते हैं। तो उसने मेरी फिरकी ले ली, मैंने पहले बोला कि हाँ हर एक कॉर्पोरेट एक्शन का होता है, फिर कॉर्पोरेट एक्शन का पूछा, मैंने अच्छे से बता दिया, ये 3-4 साल पहले की बात है। तो उसके बाद उसने बोला कि हाँ भी ठीक है, तो कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, कुछ बढ़ रहा है उसका, या फिर म्यूचुअल फंड की जो बैलेंस शीट है उसके कुछ वैल्यूज में कुछ ऐसे वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, ऐसे लग रहा है तुझे। मैंने बोला वो नहीं हो रही है, फिर एनएमई में कैसे हो रहा है फिर। मैंने बोला कि नहीं, फिर नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ रहे। अरे बोला भाग यहाँ से पहले, क्या है कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे तो वैल्यू भी बढ़नी चाहिए ना बोला। फिर उसने मुझे बताया उस समय भी, बोला कि ऐसे नहीं होता है कि, फिर उसने मुझे ये इक्वेशन भी बताया कि इक्वेशन हम जो पढ़ते हैं वो बताने का एक तरीका है, बट वो बैलेंस शीट है एक्चुअली। तो बैलेंस शीट के ऊपर अगर इम्पैक्ट आ रहा है, कोई भी एक साइड तुम्हारी बढ़ रही है एक साइड कम हो रही है, तो समझ जाओ कि भाई हाँ ठीक है, मेरी लाइबिलिटी कम नहीं हुई बट मेरी एसेट्स बढ़ गई है, या फिर होल्डिंग एज इट इज है, मेरी एसेट्स बढ़ गई है।
तो उस केस में होगा ही होगा, बट इस केस में नहीं होगा। तो मैंने बोला हाँ भाई ठीक है, समझा अब तेरा लॉजिक। ठीक है, तो उस केस में यही लॉजिक है कि रिवर्स स्प्लिट हो या स्टॉक स्प्लिट हो, कुछ नहीं होता है यहाँ पर। तुम्हारा ये भी मैंडेटरी कॉर्पोरेट एक्शंस है, एंड ये भी तुम्हारा मैंडेटरी है, दोनों मैंडेटरी है। सवाल अगर ये आता है कि भाई कंपनी क्यों करना चाहती है, तो ये इसका कोई ऐसे पुख्ता रीजन नहीं होता है कि क्यों करना चाहती है। बट एक तो मैं, हाँ तो ये एक रीजन होता है कि लिक्विडिटी। एक लिक्विडिटी अगर मुझे चाहिए तो फिर मैं बोलूंगा कि हाँ भाई, लिक्विडिटी का मतलब वही है कि मैं एक रिटेल इन्वेस्टरों के लिए अफोर्डेबल बनाना चाहता हूँ। बट कई बार इसके अगेंस्ट भी होता है, कंपनियां चाहती है कि मेरा जो शेयर्स है वो ज़्यादा लिक्विड हो गया है। ज़्यादा लिक्विडिटी भी मतलब हार्मफुल है कि उसके प्राइस में कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अभी उस केस में तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जो है वो जो शिबा इनू कॉइन है, करेक्ट। तो ये प्रॉब्लम है कि उसमें साला बहुत ज़्यादा कॉइन्स मार्केट में है। अगर बहुत ज़्यादा कॉइन्स हो गए तो डिफिकल्टी यहाँ पे यही आती है कि लोग जो परचेस करने वाले बहुत कम हो गए। तो मुझे अभी क्या, मेरे पास ऑप्शन क्या बचा कि मैं क्या करूंगा कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो एक तो रिड्यूस करूंगा, ट्रेडेबल यूनिट है उसकी क्वांटिटी घटाऊंगा, ट्रेडिंग के लिए बहुत कम यूनिट अवेलेबल करके रखूंगा, तब जाके मेरे जो कॉइन्स है उसको डिमांड आएगा। इवेंचुअली डिमांड बढ़ेगी जब सप्लाई कम होगा या फिर रुकेगा, तो वैसा सीन है। तो इसलिए वो अपने अपने हिसाब से है, कंपनियां अपने अपने हिसाब से देखती है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बट उसका जो स्ट्रेटेजी है कंपनी का, वो तो कंपनी के हाथ में है। वो हमारा हमारा कोई कंसर्न है ही नहीं है। बट अगर एक गुड टू नो बेसिस, जस्ट वी शुड नो व्हाई द कंपनी अनाउंस द रिवर्स स्प्लिट और स्टॉक स्प्लिट। वही है कि कंपनी को, एंड एक दूसरा भी यही है कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जब हो जाती है, जैसे कि अभी अगर एमआरएफ का शेयर जो है अगर 1 लाख पहुंच जाता है तो बाय डिफॉल्ट उनको, अभी एनएससी ने वो अपग्रेड कराया है सिस्टम, क्योंकि उनके पास जो डिजिट दिखते हैं ना प्राइस, वो अगर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में भी उनको एक तो बोनस इशू करो या फिर कुछ ना कुछ करो जिससे तुम्हारा प्राइस कम हो जाए। जब वो 99,000 हो गया था तब बोला गया था कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि अभी एक्सचेंज खुद बोलेगा कि भाई देखो कि अब जाके ये तुम्हें प्राइस कम करना पड़ेगा, उसका कम प्राइस यानी कि स्प्लिट कर दो, सिंपल, दो हिस्सों में बांट दो। तब भी उन्होंने नहीं किया, क्योंकि बाद में एक्सचेंज नहीं बोला कि ये तो इस केस में हो रहा है, लेकिन कई हनीवेल या फिर कई और भी कंपनीज है उनके स्टॉक्स काफ़ी तगड़े अप्रिशिएट हुए हैं, तो उनके प्राइसेस भी बहुत अच्छे बनेंगे, तो फिर क्या करेंगे तब उस केस में। तो इससे अच्छा व्हाट वी कैन डू कि हम उस केस में अपने सिस्टम को अपग्रेड करेंगे। तो यानी कि दूसरा हुआ, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी होती है उस केस में तुम्हें स्टॉक स्प्लिट या फिर रिवर्स स्प्लिट अपने अपने हिस्से तुम्हें वो बनाने पड़ते हैं। बट ये जो रिवर्स स्प्लिट का वही है कि अगर स्टॉक ज्यादा चीप हो गया तो तुम रिवर्स स्प्लिट मार्केट में लेके आते हो। तो अपने लिए डेट्स जो बनेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स, फिर से वही, उसका यहाँ पर जो है ये काम आता है, ये सिर्फ रिप्लेसमेंट है विथ न्यू सिक्योरिटीज। यहाँ पर भी सेम, डेबिट और क्रेडिट, तुम्हारे ओल्ड सिक्योरिटीज निकाल दिए जाएंगे, न्यू डालेंगे, क्योंकि उस केस में तुम्हारे फेस वैल्यू भी चेंज हो रहा है ना कंपनी के शेयर्स का। दोनों के केस में जब फेस वैल्यू चेंज होता है तो उस केस में इट इज़ बाय डिफॉल्ट, मतलब जो नए सिक्योरिटी जो भी फेस वैल्यू के साथ है, क्योंकि जो तुम्हारा शेयर्स डॉक्यूमेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, उसके ऊपर तुम्हारा फेस वैल्यू ही मेंशन होता है, मार्केट वैल्यू नहीं। इसलिए जितने भी सिक्योरिटीज है उस तरह से तुम्हें क्रेडिट होते हुए दिखेंगे तुम्हारे शेयर्स में। एंड इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट के ऊपर ना एनएवी के ऊपर किसी के भी ऊपर कुछ नहीं होता है। वैल्यू में कुछ ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है। थोड़ा बहुत मार्केट में अगर सप्लाई होता है तो मार्केट करेक्शन है, तो उस मार्केट करेक्शन का कुछ इम्पैक्ट नहीं है, वो तो अलग चीज़ है, तुम्हें पॉजिटिव वे में भी होगा नेगेटिव वे में भी होगा। ठीक है, तो उसके रिगार्ड्स अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो तुम
बता सकते हो वही लॉजिक, मार्केट करेक्शंस का तो हर केस में होता है वो, कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन इवेंट रहने दो, मार्केट करेक्शन एक तो पॉजिटिव वे से आता है या फिर नेगेटिव वे से वो रिवर्सल ट्रेंड देके ऊपर निकल जाता है। ये राइट इश्यूज है, मैंने उस दिन ही लॉजिक बताया था जब बोनस के साथ। बट ये यही बताऊंगा कि यहाँ पे जब राइट इश्यूज कंपनी कब अनाउंस करती है, ये बहुत बार सवाल भी आता है कि वाई कंपनी विल इशू द राइट इश्यूज। इफ कंपनी वांट टू raise the capital from their existing shareholders, in that case only company announce the right issues। ठीक है, अब ये क्यों करती है, उसका सिंपल सा लॉजिक है, कंपनी अगर न्यू फ्री लिस्टिंग के थ्रू जाती है तो उसका खर्चा होता है बहुत ज़्यादा, रेगुलेटर अपॉइंट करो या फिर जो रजिस्ट्रार है वो अपॉइंट करो, कस्टडियन अपॉइंट करो, उसके चार्जेस भरो, ब्रोकर के चार्जेस भरो, बहुत सारी चीज़ें, तो वो नहीं चाहिए। तो सिंपली कंपनी क्या करेगी, जिन्होंने अपना पहले माल लिया हुआ है उनको ही बोलेगी भाई ठीक है हम अनाउंस तुम्हें कर रहे, तुम देखो लेना है क्या। बट जैसे ही तुम लेते हो, ये डिस्काउंटेड प्राइस पे होता है, बट उसके प्राइस करेक्शन भी होते हैं तगड़े, तो उस समय तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है उस चीज़ का। हाँ बट स्लोली एंड स्टडीली मैंने कहा है कि अगर अभी मेरा अकाउंट दिखा देता हूँ तुम्हें एक बार, डिमैट इसलिए दिखा देता हूँ ताकि अभी ये चीज़ आज क्लियर होगी तुम्हें, कॉर्पोरेट एक्शन काम कैसे करता है, वो बहुत ज़रूरी भी है। अपन ने उस दिन देखा था ना कि कॉर्पोरेट एक्शन हमने देखा हुआ था, तुमको याद होगा, जो सी कोस्ट का मैंने बोला था कि इसका कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस हुआ है, मेरे अकाउंट में भी 70 क्वांटिटीज ही दिख रहे हैं सिर्फ। याद है ना उस दिन मैंने कहा था तुम्हें कि सी कोस्ट कंपनी है, उसका मैंने कॉर्पोरेट उसके कॉर्पोरेट एक्शन में मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसके जो क्वांटिटीज है, देखो अभी 700 दिख रहे, उस दिन 70 दिख रहे थे, है ना। अब देखो ये सी कोस्ट का 700 आने के बाद भी मेरा जो एक्चुअल एवरेज कॉस्ट कितना 20, मार्केट प्राइस कितना दिख रहा है उसका 99.70 कुछ दिख रहा है, तो इवेंचुअली मैं लॉस में हूँ 1% के, क्योंकि ये अगर उसका चार्ट भी देखोगे तो करेक्शन जोन में जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सप्लाई उसका उस वजह से बढ़ गया है। ये देखो यहाँ से गिर के 21 रुपए से गिर के यहाँ कर रहा है कुछ ट्रेड, तो ये ऐसे कॉर्पोरेट एक्शन। हाँ लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर इसकी बात करोगे तो अभी मेरे पास 17 मतलब 700 सिक्योरिटीज है, पहले 20 थी। मार्केट मेरे वैल्यू में थोड़ा बहुत ये मार्केट चेंज है, बट एक्चुअली जब प्री स्टॉक स्प्लिट और पोस्ट स्टॉक स्प्लिट की जो अमाउंट देखोगे, ये वाली अमाउंट देखोगे करंट वैल्यू, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। मैंने उतने ही पैसे इन्वेस्ट किए थे, सिर्फ 60 रुपीज का चेंज है। जो एनएवी के ऊपर चेंज जो दिखता है तुम्हें, ये है, यही चेंज होता है थोड़ा बहुत, बाकी चेंज कुछ नहीं होता है। जैसे कि ज्यादा सप्लाई हो गया तो करेक्ट हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो इसके रिलेटेड जो भी सवाल आते हैं तो तुम्हें अभी अच्छे से जवाब भी दे सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें मैंने वो एप्लीकेशन में कई बार दिखाई है, तो काम कैसे करता है। अभी मैंने वो सी कोर्स का भी एग्जांपल आपको दिखा दिया है। प्राइस प्राइस अभी उधर ही रुकेगी, और थोड़े समय बाद वो अपने आप करेक्ट होके ऊपर चली जाएगी रिवर्स होके, तब मुझे फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि अभी मेरे पास 1700 क्वांटिटीज है ऐसे। तो फिर मैं अपना 20% क्वांटिटीज रख के बाकी की बेच सकता हूँ, जितनी मैंने पहले ली थी 70 उतनी ही रख के बाकी की मैं बेच सकता हूँ, मेरा कैपिटल रिलीज हो जाएगा। जब भी वो बढ़ेगा तो उसका भी फायदा मिलेगा मुझे 1-2 साल बाद। ऐसे तो ये कई सारे स्ट्रेटेजीज है जो अपन इंडिविजुअल लेवल पे करते, वही लेवल पे हेज फंड और म्यूचुअल फंड भी करते हैं, और कुछ अलग नहीं करते हैं। लेकिन थोड़ा उनका एनालिसिस करने का जो पैटर्न होता है बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि बंदे वहां पे बहुत टैलेंटेड बंदे बैठे हुए होते हैं जो अच्छे से वैल्यूएट करते हैं चीज़ों को। राइट इशू में टैक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बट कभी कभार टैक्सेबल होता भी है, तो वो डिपेंड करता है, बट आई एम श्योर कि वो होता ही नहीं है। मैंने कभी राइट इश्यूज टैक्सेबल प्रोसेस नहीं किया हुआ, बट मैंने ऐसे पढ़ा था एक जगह पर कि वो डिपेंड करता है कि कंपनी अगर कंट्री अगर कोई है वहाँ पे उनके कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, तो उस मार्केट के लिए वो टैक्सेबल बन जाएगा वो। यहाँ पे तुम्हें न्यू शेयर्स जो है,
will be debited and cash will be credited. तो यहाँ पे क्या होगा फिर, राइट्स और जो भी तुम शेयर्स कहो, न्यू शेयर्स विल बी cash will be debited and new rights will be credited. No impact. Deeds उसमें फिर एक्सपिरेशन डेट आएगा बीच में। क्यों आएगा मैंने बोल दिया, क्योंकि एक डेट होता है, उस डेट तक ही आप बोल सकते हो कि मैं लेना चाहता हूँ या फिर नहीं लेना चाहता हूँ। तो आपको आपके इंस्ट्रक्शंस तो सेंड करने होंगे ना। अगर आप नहीं बेचते हो तो फिर कंपनी को कैसे पता चलेगा कि तुम इंटरेस्टेड हो। तो इसलिए तो वो डिपेंड करता है। स्पिन ऑफ विथ इलेक्शंस, उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। स्पिन ऑफ का मतलब है कि ये जो रिस्ट्रक्चर रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं कंपनी लेना चाहती है, जैसे कि कोई सेपरेट एंटिटी बनाना चाहती है, फिर कोई रिस्ट्रक्चर अलग से कंपनी में कोई एक्सपेंशन का प्लान है, डेवलपमेंट का प्लान है, उसके लिए जो स्पेशल रेजोल्यूशंस पास होते हैं, ये पूरे जितने भी डिसीजंस है वो पूरे स्पिन ऑफ में लिए जाते हैं। ठीक है, तो उसका कोई इम्पैक्ट आता नहीं। जैसे अगर कोई न्यू एंटिटी भी लिस्ट कराना है, ईडीआर लिस्ट कराना है, मतलब इंडियन कोई कंपनी है यूएस मार्केट में जाके बिजनेस करती है, बट वहां पे भी उसको लिस्ट कराना है। लिस्ट ऐसे लिस्ट नहीं कराना है, सिर्फ कैपिटल उठाना है मार्केट से, तो एडीआर के थ्रू। जैसे कि अभी जीडीआर एडीआर होता है ना, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, तो उसी के थ्रू ये लोग मार्केट में एंट्री मारते हैं एंड पैसा उठाते हैं उस मार्केट का डॉलर में एंड इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उस केस में भी ये पूरे जितने भी डिसीजंस होते हैं वो पूरे स्पिन ऑफ और स्पिन ऑफ विथ इलेक्शंस में आता है। अभी दिक्कत यही है कि उसमें स्पिन ऑफ इलेक्शंस में कि ये सेम फंडा कई बार होता है कि जो भी तुम रिस्ट्रक्चर रिलेटेड डिसीजंस लेते हो, हर एक डिसीजन अपने शेयर होल्डर को अच्छे से मतलब अच्छा लगे वो जरूरी नहीं है। अगर नहीं अच्छा लगता है तो वहां पे फिर काउंटर अटैक होगा। तो वो लोग बोलेंगे कि भाई देखो कि हमें ऑप्शन दे दो, हमें पैसा दे दो, हम निकल जाएंगे, हमें नहीं रुकना है। तो ये स्पिन ऑफ इलेक्शंस में होता है। तो ये चॉइस में आके बैठ जाते हैं कि भाई नहीं, हम निकल जाएंगे, हमें नहीं रुकना है। हम्म। नहीं, उसी के पर्सपेक्टिव से कि सोचोगे तो अलग तरह का फंडा होता है। ठीक है, अगर मैंने अभी इन्वेस्टिंग के पर्पज से बताया तुम्हें, जैसे कि इन्वेस्टर कोई है वो रुकना नहीं चाहता है कि मुझे, मैं खुश नहीं हूँ जो भी हो रहा है यहाँ पे, होती है ना बहुत सारी चीजें। बट अगर तुम कंपनी के हिसाब से सोचोगे, जैसे कि चलो टाटा सन्स है, ठीक है, वे टाटा सन्स जो एक पहले एक ही कंपनी थी, पूरे बिजनेस सेगमेंट्स उसी के अंडर लिस्टेड थे, बट उन्होंने क्या कर दिया, टीसीएस बना दी, टाटा मोटर्स बना दी, टीटीएमएल बना दिया, टाइटन बना दिया, कई सारे अभी वो एयरलाइंस बिजनेस बना दिया एंड उनके शेयर्स भी लिस्टेड करा दिए। टाटा सन्स के कहीं शेयर्स लिस्टेड नहीं है, देख लेना तुम। तो उन्होंने उसको प्राइवेटाइज रखा, खुद के हाथ में पूरी ऐसे होल्डिंग रखी एंड बाकी हर एक बिजनेस को टाटा सन से अलग लिस्टेड कर दिया, रिस्ट्रक्चर कर दिया। अब जब भी
जब भी कोई डिसीजन होता है जो कि वो टाटा सन्स पहले अपने बोर्ड को इन्फॉर्म करता है, टाटा सन्स कि भाई देखो कि हम टीसीएस को अलग करने वाले हैं, अलग से लिस्टेड करने वाले हैं, हम टाटा मोटर्स को अलग से लिस्टेड करने वाले, क्यों करने वाले, उसके कई सारे प्रोज एंड कॉन्स है। जैसे कि अभी कोई लॉस मेकिंग कंपनी है, आने वाले 10 साल तक लॉस कमाएगी, अगर मैं उसको ग्रुप में रखूंगा, मतलब टाटा सन्स के अंडर रखूंगा, तो टाटा सन्स के जो प्रॉफिट है उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, उसके रेपुटेशन हर चीज के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, तो मुझे वो नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सेपरेटली उसको रिकॉर्ड कराऊंगा, सेपरेटली उसकी लायबिलिटी बनाऊंगा, सेपरेटली उसके एसेट्स बनाऊंगा। ठीक है, वैल्यूएशन भी मैं उसका सेपरेटली जितना भी अभी मैंने तो ये सुनने में आया कि टाटा मोटर्स इस प्लान में है कि इलेक्ट्रिक बिजनेस का सेगमेंट ही वो लिस्ट कर दे, टाटा टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऐसे, तो वो भी लिस्ट हो जाएगा। तो मतलब जितना ये क्यों करना चाहते हैं, जो नॉर्मल बिजनेस लाइन है उसका 7-8 हज़ार करोड़ का लॉस हमेशा होता है उनको, तो उनको ये चाहिए कि वो लॉस नहीं चाहिए, उनको दिखाना नहीं, मतलब वो दिखाना है तभी टाटा मोटर्स वो ओल्ड बिजनेस के साथ जाए, जो न्यू बिजनेस रहे वो प्रॉफिट में ही दिखे, ताकि उसका अट्रैक्टिव वैल्यूएशन बने जब भी इनको बेचना है शेयर्स वगैरह। तो ऐसे चीजें होती है, जो ये डिसीजन जो होते हैं तो वो अपने मैनेजमेंट लेवल के ऊपर होते हैं, एंड जब भी कोई सेपरेट एंटिटी हो रही तो उसका वैल्यूएशन तो उतना लेके ही जाएगा साथ में, वो क्यों छोड़ेगा भाई। तुम इन्वेस्टर होके नहीं छोड़ रहे हो, अपने अपना कैश छोड़ते हो, बोलोगे नहीं मेरा कैश जितना हो रहा है उतना दे दो, एंड वो भी मार्केट वैल्यू के ऊपर मांगते हैं कई बार। शेयर होल्डर्स बोलते कि मुझे 10-20% ऊपर चाहिए, कम नहीं चाहिए। मैं कम क्यों ले लूं, मैं तो रहना चाहता हूँ, और शेयर होल्डर्स का मतलब है कि वो ओनर है, तो वो भी झगड़ा कर सकता है। ठीक है, तो ये कई सारी ऐसी चीजें है, बट अपने लिए अगर एनएवी के हिसाब से तुम सोचोगे तो ये चीज है कि यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, मैंडेटरी है। तो मैंडेटरी में अभी इस केस में ये होगा ना कि अगर कोई एंटिटी सेपरेट हो रही है तो उस एंटिटी के शेयर्स, मतलब ये कंपनी ऐसे पेरेंट कंपनी जो है, पेरेंट कंपनी से सब सब्सिडरी जो है सेपरेट हो रही है वो। सब्सिडरीज सेपरेटेड, तो उस केस में तुम्हारे जो शेयर्स होंगे पूरे रिप्लेस हो जाएंगे। कैसे, पेरेंट कंपनी की जितने वैल्यू के शेयर्स है उसके अगेंस्ट जो सब्सिडरीज कंपनी जो लिस्ट होगी उतने जितने शेयर्स रहेंगे उसके साथ रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये पूरी रिप्लेसमेंट एक्टिविटी है, दैट्स इट। तो तुम्हें समझ में आया रहेगा कि हाँ, तो रिप्लेसमेंट अभी हो रहा है। तो देखो कई सारी चीजें ना कॉर्पोरेट एक्शन इवेंट्स में ही छुपी हुई है। अगर रिप्लेसमेंट बोल रहा है, मर्जर बोल रहा है, तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है ना भाई। स्टॉक स्प्लिट बोल रहा है, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट बोल रहा है, तो क्या चेंज हो रहा है, कुछ भी नहीं है। तो मेरा लॉजिक यही होना चाहिए कि भाई अगर मैं देख रहा हूँ कुछ वो क्वेश्चन जिस तरह से आ रहे हैं, पूछ रहा है बंदा, तो मैं उसको एक बार 1 सेकंड के लिए गौर करूंगा कि अगर भले स्पिन ऑफ हो तो मुझे क्या मिल रहा है उससे। भले ही कंपनी में कई सारे एक्टिविटीज हो गए, एज ए इन्वेस्टर मुझे क्या आया, उन्होंने कुछ दे दिया कैश उठा के भाई ये ले लो, हाँ दे दिया, नहीं तो फिर मेरे ऊपर क्यों चेंज होगा, फिर उस पर मेरे होल्डिंग में क्यों चेंज आएगा उस पर, नहीं। हाँ, जो चीजें रिकॉर्ड की हो तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं जब भी डिस्कस करता हूँ तो पे आउट के बारे में इनके डिस्कस करता हूँ। हाँ बोलिए। क्यों डाउन जाएंगे, डाउन कुछ नहीं जाता है, हमें लगता है। हाँ देखो उस किस केस में जाता है मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर कोई वर्स्ट कंपनी, जैसे कि कोई कंपनी है, इतनी खराब कंपनी है, उसमें बोर्ड अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है कि भाई हम उसको लेना चाहते हैं, उस केस में ये होता है कि सब लोग अपनी जो पोजीशन है पूरी सेल कर देते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए। पूरी पोजीशन वो सेल कर देते हैं। तो सेलिंग करना वो अलग बात है, वो ट्रेडिंग का डिसीजन है तुम्हारा। ठीक है, उस दिन अगर तुमने सेल कर दिया तो तुम्हें देखो, तुम्हें उस कंपनी की तरफ से नहीं सोचना है, तुम्हें एक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से सोचना है कि तुम एक मैनेजर, अगर तुम मैनेजर हो तो तुम क्या करोगे मुझे बताओ, तुम्हारा निर्णय क्या होगा। तो तुम
तो निकल जा रहे हो तो तुम्हें तो कुछ ना कुछ तुम्हें पैसा मिल रहा है ना उसके बदले में। तो तुम्हारी जितनी होल्डिंग्स है वो तुम निकल जा रही है, तो उतने केस में तुम्हें पैसा मिल रहा है। जो भी पैसा मिल रहा है यानी कि जो वैल्यू है वो है, कैश तुम्हारा बढ़ रहा है। तो एसेट्स तुम्हारी कम हो रही है इवेंचुअली, कि वो निकल जा रही है वहां से होल्डिंग, तुम्हारा कुछ उसमें है ही नहीं है। तो ठीक है, विन विन सिचुएशन है वो। तुम्हारा जितना भी कैपिटल है वो निकल के लेके जाओ, क्यों रुकना है। वो अपने ऊपर है कि इम्पैक्ट का मतलब होता है कि चेंज क्या आ रहा है, मेरे ड्रास्टिक चेंज क्या हो रहा है। जैसे कि एक्स्ट्रा शेयर्स मिल गए तुम्हें, अभी यहाँ पे होता है, ये देखो ये इवेंट आ गया, इंटरेस्टेड है, ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है, स्टॉक डिविडेंड है, स्टॉक तुम्हें मिल रहा है, उसके लिए तुमने कुछ पे नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। उतनी वैल्यू, जो आज की जो वैल्यू है, आज की समझो 2 रुपए वैल्यू है, कल तुम्हें 2 शेयर्स मिल रहे, 2 शेयर्स मिल रहे, आज की वैल्यू समझो 10 रुपए के हिसाब से इतनी है, 20 रुपए है, कल तुम्हें और 2 शेयर्स मिल रहे, तो उसकी भी वैल्यू 10 10 रुपीज ही है। तो कितना हुआ, अभी तो वैल्यू तुम्हारा 40 रुपए हो गया ना। तो तुम्हें पहले जो बैलेंस शीट में दिखता था, तो उसके लिए तुमने कुछ कैश लायबिलिटी तुम्हारी कुछ क्रिएट नहीं हुई। देखो लॉजिक ये बनता है, जब तुम्हारा बैलेंस शीट जब भी बनेगा, हम वो एसेट्स और लायबिलिटीज को इक्वली क्यों दिखाते हैं। कई बार ये सवाल आता है ना कि अरे हम तो हर बार तो वही करते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज हम एक एक साथ ही रखते हैं, नहीं। जो तुम्हारी एसेट्स और लायबिलिटीज एक साथ रखते हैं भले ही, बट जो हमारा सेगमेंट होता है जो मेन फोकस वाला, जो कैपिटल का, कैपिटल तो अलग है ना। तो जो भी चेंजेस होते हैं कैपिटल में चेंजेस होते हैं, तो हम हमेशा एसेट्स माइनस लायबिलिटी करने के बाद कैपिटल से डिवाइड करते, जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है उतने, क्योंकि हम ये समझते हैं कि उतनी वैल्यू हमारी है, बाकी तो पूरी लायबिलिटी है। तो इसलिए इस केस में ये होगा हमारा कि नंबर ऑफ शेयर्स तुम्हारे कैपिटल साइड में बढ़ रहे, तुम्हारी एसेट्स बढ़ रही है, पर तुम्हारी लायबिलिटीज जो है वो रिमेन सेम रहेगी। मतलब जो लायबिलिटीज अपार्ट फ्रॉम होल्डिंग की बात कर रहा हूं मैं। तो उस केस में तुम्हारा एनएवी चेंज होगा, नेट एसेट वैल्यू चेंज होगा, नेट एसेट वैल्यू फॉर पर शेयर्स भी चेंज होगा, कि तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ मिला है कंसिडरेशन। स्टॉक विल बी डेबिटेड। यहाँ पे अभी क्रेडिट जो होता है, वो क्रेडिट यहाँ क्या होगा इश्यूअर को, वो क्रेडिट एक्चुअली शेयर होल्डर के अकाउंट से कुछ जा नहीं रहा है, तो क्रेडिट क्या होगा फिर। क्रेडिट ये चीज होती है कि जो, अगर आप इसको देखोगे अच्छे से, तो ये डिविडेंड है, डिविडेंड हम कहाँ से यूटिलाइज करते हैं, जो हमारे रिजर्व्स है, कैपिटल रिजर्व्स होते हैं ना, वहां से कैपिटल लेके आते हैं बिजनेस में। तो वो पैसा वहां से हम डेबिट करते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट से पैसा डेबिट होगा, इट विल क्रेडिटेड टू द इश्यूअर्स अकाउंट एंड राइट्स, सॉरी, द बोनस स्टॉक will be debited from the issuers accounts and will be credited to the investors account, क्योंकि इन्वेस्टर उस केस में कुछ पे नहीं करेगा, मुझे, मैं कुछ पे नहीं करूंगा, बोलूंगा, वो बोलेगा कि मैं क्यों पे करूँ भाई, मुझे सिर्फ चाहिए। तभी इस केस में भी तुम्हें समझ में आता आ रहेगा कि वो कुछ पे नहीं कर रहा है, डेबिट कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो उसको सिर्फ मिल रहा है, एडिशनली मिल रहा है उसको कुछ। उस केस में एक्सपिरेशन डेट नहीं होगी तुम्हारी। ये डेट हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यही डेट तुम्हें एक प्रोसेसिंग लेवल पे, जब तुम अगर बात करते हो मुझे प्रोसेसिंग करना है, तो उस केस में तुम्हें यही सवाल पूछे जाते हैं कि डेट्स क्या है, क्यों है, कैसे है, कौन से है, हर चीज, मतलब इम्पैक्ट क्या होता है डेट का। ये सब्सक्रिप्शन ऑफर हमने देखा था राइट डिस्ट्रीब्यूशन के इवेंट में, मैंने वो ड्रॉ किया था उस साइड पे। जैसे कि ये राइट्स होता है, पहले राइट्स इवेंट आता है, उसके बाद सब ऑफर क्रिएट करना होता है एक प्रोसेसिंग पर्पस के लिए।
क्योंकि यहां पर हमें पता चलता है कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया। जिन्होंने नहीं किया उनके शेयर्स लैप्स हो जाते हैं। तो ये प्रोसेसिंग करने के लिए हमें ये सब ऑफर क्रिएट करना होता है। तो उसमें और एक होगा जो बहुत बार होता है ना कि अगर बहुत अच्छा स्टॉक है तो कई बार ओवर सब्सक्राइब भी होता है। ठीक है, तो ये उसी का पार्ट है। तो ये हमें सिर्फ प्रोसेसिंग पर्पज के लिए इतने सारे कॉर्पोरेट एक्शंस हम क्रिएट करते हैं उसके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने वो एक चीज डिस्कस करी थी यहाँ पे, एसिमिलेशन। क्योंकि हमने इसलिए करी थी डिस्कस यहाँ पे, ये जो सब ऑफर के बाद जो लोग सब्सक्राइब करेंगे, जितने सब्सक्राइब्ड होते तो उनको हमें ट्रेड लाइन पे लेके आना पड़ेगा। जो डिमैट अकाउंट में यहाँ पे शेयर्स मेरे दिख रहे थे ना, कहाँ पे जो मैंने अभी दिखाया था, तो वहां पे अगर तुम्हें सिक्योरिटीज लेके आना है, यहाँ पे यहाँ पे जब तक नहीं आते तब तक मैं ट्रेडिंग ही नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मुझे वो चीज यहां तक लाने के लिए एक एसिमिलेशन इवेंट क्रिएट करना होता है। ओके, तो ये एसिमिलेशन हेल्प करेगा तुम्हें यहाँ सिक्योरिटी। अभी इस केस में जो सिक्योरिटीज आई है ना यहाँ तक, जिस बंदे ने भी प्रोसेस किया, उस बंदे ने क्या कर दिया, कौन सा इवेंट क्या रहेगा प्रोसेस, उसने स्टॉक स्प्लिट प्रोसेस किया। स्टॉक स्प्लिट प्रोसेस किया मतलब ये कर दिया कि उसने जो रेशो देखा कि इस बंदे ने 70 शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, तो हमारा जो रेशो होगा, हम एक शेयर्स को 10 शेयर्स दे रहे, राइट, 1/10 हुआ ना, तो 1 के 10। तो उन्होंने फिर 10 वैसे रेशो अपडेट करके उस उनके सिस्टम में वो प्रोसेस कर दिए, तब जाके यहाँ पे सिक्योरिटी दिखने लगी, तब जाके सिक्योरिटी प्रोसेस हुई। तो वैसे ही हमें हमारे केस में करना होता है। असिमिलेशन में जो भी रेशो होगा, जितना भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है, उसको अगर हमें ट्रेड लाइन पे लेके जाना है, तो उस केस में विल हैव टू क्रिएट असिमिलेशन इवेंट, एंड यही फिर आगे प्रोसेस होगा। बट इनका जो इम्पैक्ट वगैरह ये जो भी है कुछ नहीं है, जस्ट ये तुम्हारे इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए इवेंट्स है। एंड अगर कोई पूछता है कि सब ऑफर क्या टाइप क्या है उसका, तो ये वॉलंटरी हो जाता है। ये तो तुम्हारा मैंडेटरी है, एंड ये फिर से मैंडेटरी। राइट सब्सक्राइब करना किसी के ऊपर फोर्स नहीं होता है, बट राइट इशू करना ये कंपनी का ही डिसीजन है। ठीक है, तो इसलिए मैंडेटरी में चला गया हो, ये बात याद रखना। क्योंकि उनको कैपिटल चाहिए, कैपिटल चाहिए तो वो लोग उठाएंगे मार्केट से, तो वो मैंडेटरी है, वो देखेंगे ना अपना कितना उठाना है, क्या उठाना है। टेक ओवर टेंडर को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, ओपन ऑफर टेंडर ऑफर, ये जो टाइप्स है दो, ओपन ऑफर के टाइप्स है, ओपन मार्केट और ओपन ऑफर बोल सकते हो तुम इसे। जैसे कि कंपनी कोई मार्केट ओपनली जाके, अगर ओपनली जाना चाहती तो टेंडर लेके जाएगी, एंड अगर ओपनली नहीं जाना चाहती तो वो मार्केट रूट के थ्रू जाना है, तो वो भी बाय बैक ये लेकर अपने जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको बोलेंगे कि भाई तुम अपना शेयर्स हमें बेच दो, हम बाय बैक करने के लिए रेडी है। एंड टेंडर ऑफर है, तो टेंडर ऑफर का मतलब है कि कोई भी कंपनी टेंडर ऑफर कर सकती है। दोनों के केस में हमारे होल्डिंग के दोनों इवेंट्स वॉलंटरी है, मैंडेटरी कोई है ही नहीं है। दोनों केस में हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं होगा अगर हमारा मैनेजर उस पर पार्टिसिपेट नहीं करता है। करने के बाद भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम्हारा होल्डिंग जा रहा है
क्योंकि इसमें प्रोसेस क्या होती है, तुम्हारे अकाउंट से शेयर्स डेबिट हो जाएंगे, तुम्हें कैश मिल जाएगा, सिंपल, बाकी कुछ नहीं है। ये टैक्सेबल होता है। ये हर एक इवेंट के केस में अप्लाई नहीं होता है, डिपेंड होता है कि कौन से कंट्री के लिए तुम काम कर रहे हो, उसके हिसाब से, उस कंट्री के नॉर्म्स के हिसाब से अगर उनको टेंडर टैक्सेबल रखना है तो टैक्सेबल होगा, नॉन टैक्सेबल है तो नॉन टैक्सेबल। ये टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल जब भी होता है, अगर तुम कॉर्पोरेट एक्शन प्रोसेस कर रहे हो तो उसमें टैक्सेबल है तो तुम्हें कोड चेंज करना होता है, यानी कि एक टैब होता है, बस तुम्हें उसको अपडेट कर दो एज अ टैक्सेबल। अगर तुमने वो भी कर दिया तो अपने आप रेट फ्लो हो जाएगा उस कंट्री के हिसाब से, क्योंकि कंट्री ऑफ इश्यूअर वगैरह हो सब चीज़ें तो अपडेट होती है ऑलरेडी, तुम कौन से कंट्री के लिए काम करते हो उसके हिसाब से आप उस एप्लीकेशन में, तो फिर वो टैक्स भी पुल करेगा अपने आप कितना परसेंट है। तो इश्यूअर के साइड से यही है कि शेयर्स विल बी credited and cash will be debited. This applies to both. अगर इन्वेस्टर की बात करूं मैं तो इसका भी इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा, तुम पार्टिसिपेट करो या ना करो उसमें, लेकिन डेट्स जो चेंज होते हैं वो डेट्स इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारा एक्सपिरेशन डेट एक ऐड होगा। एक्सपिरेशन डेट इसलिए ताकि तुम्हें बताना होता है कि तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो या नहीं, उस डेट के पहले। अगर आज एक्सपिरेशन डेट है तो आज के डेट तक, उसमें दो डेट्स हमेशा तुम्हें देखेंगे, एक होगा एक्सपिरेशन स्टार्ट डेट और दूसरा होगा एक्सपिरेशन एंड डेट। तो उसको कई बार कहा जाता है कि ऑफर स्टार्ट डेट और एक्सपिरेशन डेट। एक्सपिरेशन मतलब एक्सपायर, आज ये ऑफर एक्सपायर हो रहा है, तो स्पेशली 10 दिन के लिए विंडो खुला होता है। जब भी आप देखोगे तो आपके अकाउंट में दिखेगा ब्रोकर के कि अगर जितने भी आप स्टॉक्स होल्ड करते हो उसके ऊपर कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस हुआ है, कि अगर हुआ है तो वो ब्रोकर विंडो आपको ओपन करके देगा या फिर होगा ऑटोमेटिकली। अगर उसका एक्सपिरेशन डेट अभी तक नहीं आया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप इलेक्शंस वहां सबमिट कर सकते हो। इलेक्शंस हुआ या फिर इंस्ट्रक्शंस, ये वर्ड है, बाकी कुछ नहीं है। बस आपको अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपकी जितनी क्वांटिटी है उतनी क्वांटिटी लॉक करनी होती है प्राइस के साथ, यही है, बाकी कुछ नहीं है उसमें लॉजिक। एंड उसमें भी लॉट होते हैं, जब भी टेंडर वगैरह जब उठाते हैं वो लोग, तो उसमें लॉट होते हैं, तो मिनिमम 10 क्वांटिटी, मिनिमम 20 क्वांटिटी। जैसे कि आप मिनिमम 20 क्वांटिटी के लिए वो बायबैक करना चाहते हैं, आपके पास सिर्फ 80 है, तो आप नहीं कर सकते पार्टिसिपेट। ठीक है, तो ये भी चीज़ कई बार आती है, मतलब इंटरव्यू के डिस्कशन में, कि अगर ये कोई टेंडर है जिसमें लॉट वाइज दिया गया है, जैसे एक लॉट में मानो कि 20 क्वांटिटीज है और आपके पास सिर्फ 8 है, तो आप पार्टिसिपेट कर पाओगे क्या? नहीं होगा। उसके लिए फिर ऑड लॉट टेंडर भी होता है, तो वो ज़्यादा तौर से मैंने नहीं देखा है, जैसे कि नाम ही है सिर्फ, बट लॉजिक सेम है। ऑड लॉट टेंडर, ये गुड टू नो बेसिस के लिए। ऑड लॉट का यही मतलब है कि अगर एक लॉट में 100 क्वांटिटी है, बट 100 क्वांटिटी मेरे पास नहीं है, फिर भी मुझे पार्टिसिपेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जितनी क्वांटिटी उतनी मैं क्वांटिटी के साथ पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब यही हुआ कि ऑड लॉट के साथ भी मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। ओके, ये यहाँ पे था ऑड लॉट, उसी का ऊपर का मैंने उठाया था। ठीक है, ये गुड टू नो बेसिस के लिए है। अभी ये वारंट इश्यूज ये बहुत बार दिखाई देता है आपको, कि इसमें भी दिखाई देगा जब ब्रेक्स वैलिडेशंस करते हो या फिर ब्रेक रिजॉल्व करते हो, एनएवी कैलकुलेट करते हो, तो ये वारंट इशू एक फ्रीक्वेंट आने वाला कॉर्पोरेट एक्शन है।
तो उसमें तीन तीन जो टैब दिए हैं, जैसे आप पढ़ो कि उसको पढ़ने के बाद पूरी चीजें उसमें समझ में आती है। वारंट एक्सरसाइज, वारंट एक्सपायरी, वारंट इश्यूज। वारंट इश्यूज का मतलब है कि वारंट, वारंट का मतलब ये हो जाता है कि एक तुम्हारे पास कूपन के जैसी चीज है कोई भी, ठीक है, कूपन, मानो कि कूपन है, कंपनी ने जैसे कूपन दिया ना आपको, कूपन दिया, या फिर जो गूगल पे के ऊपर जब हम कोई प्रोसेस करते हैं चीज, या फिर जैसे लक्की ड्रॉ के कूपन्स होते हैं, जैसे कि बोला जाता है कि भाई उस डे को ये कूपन हम स्क्रैच करने वाले हैं उसको, तो उस डे को पता चलेगा कि किसको क्या मिलने वाला है। उस तरह के वारंट्स बनाए जाते हैं। वारंट्स का मतलब यही होता है कि वारंट्स पहले इशू होते हैं, इशू करने के बाद जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनके नाम से वारंट क्रेडिट किया जाता है। वारंट्स एक नोट है, बाकी कुछ नहीं है। नोट के ऊपर दिया जाता है कि ये एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी डेट को हम क्या करेंगे कि एक्सपायरी डेट को इसको स्क्रैच करेंगे, ठीक है, स्क्रैच करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या निकलने वाला है। या फिर बियॉन्ड दैट ये भी होता है कि एक्सपायरी को हम डिसाइड करेंगे कि तुम एक्सरसाइज वारंट को करना चाहते हो। एक्सरसाइज का मतलब है, अभी वारंट में होता क्या है पहले मैं बता देता हूँ। जब इक्विटी शेयर्स या फिर बॉन्ड्स, जो भी ऐसे ऑप्शंस होते हैं एसेट क्लास के, उसके ऊपर वारंट्स दिया जाता है इन्वेस्टरों को, और इनको बोल दिया जाता है कि भाई देखो कि ये एक्सपायरी डेट है, इस एक्सपायरी डेट को हम क्या करेंगे कि इसको स्क्रैच करेंगे, उसमें जो भी होगा तुम्हें वो मिलेगा। जैसे कैश हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकता है, तो तुम्हें उसके लिए आप मतलब बोलना पड़ेगा यस हाँ मैं ले लूंगा, तब जाके अगर तुम ये एक्सरसाइज करते हो तब जाके ये काम बनेगा, तब जाके तुम्हें वो चीज़ मिलेगी। तो उसके लिए अगर रेडी हो तो पहले पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट करने के बाद जैसे कि इश्यू हो रहा है तो एक्सपायरी हो रहा है, यहाँ पे एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, एक्सपायर होने के बाद तुम एक्सरसाइज करो उसको। मतलब उसके बाद एक्सपायरी के दिन अगर तुमने सरेंडर कर दिया, बोला कि मुझे नहीं चाहिए, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इश्यू में तुमने पार्टिसिपेट किया, यहाँ तक तुम टिल हो, एंड उसके बाद यहाँ जाके एक्सरसाइज करना मतलब तुमने बोल दिया कि हाँ, बोल दिया तुमने कि हाँ ठीक है मुझे वारंट चाहिए। तब जाके वारंट एक्सरसाइज होने का मतलब है कि उसमें ऑप्शंस होते पे आउट के, कैश एंड स्टॉक के। तो वो ऑप्शन दोनों में से एक तुम्हें मिलेगा, वारंट एक्सरसाइज का मतलब है। तो उसके लिए अगर तुम्हें कैश मिलता है तो कैश, स्टॉक मिलता है तो स्टॉक, डिपेंड। वो कोई नहीं बता सकता कि क्या मिलने वाला है किसको। वो कंपनी का कोई डिपार्टमेंट होगा कि जो ऐसे पॉलिसीज बनाता है, फिर ऐसी चीजें पूरी बना के रखता है, तो उन्हीं को पता है वो चीज। तो वो लोग तुम्हें, फिर तुम्हें एक्सरसाइज का मतलब इतना ही है कि तुम उसको ले रहे हो, हाँ तुम हाँ बोल रहे हो उसको कि हाँ मुझे वारंट चाहिए। एंड अगर वारंट एक्सपायरी के दिन तुमने अगर बोल दिया कि मुझे नहीं चाहिए, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें एक्सरसाइज उसको नहीं कर सकते, तुम्हें वो सरेंडर करना पड़ेगा। तो ये वारंट इशू का मतलब है कि वारंट इशू यानी कि ओपन है, ओपन का हो रहा है इस डे को। हाँ हर दिन करना पड़ता है, हर बार करना पड़ता है, हर एक कॉर्पोरेट एक्शन के साथ वही करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो मेन एक्टिविटी है ना वो डेट की ही है। अरे रूली कॉर्पोरेट एक्शन का वही कहता है ना कि एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट पे सेटल्ड होना चाहिए, एक्स डेट पे होल्डिंग होनी चाहिए, तब जाके तुम्हें बेनिफिट्स मिलेगा। तो यही लॉजिक यही है, डेट्स के ऊपर ही है पूरा गेम। कॉर्पोरेट एक्शन में बाकी इसके अलावा है ही नहीं है कुछ, डेट का ही खेल है पूरा। इस केस में इम्पैक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर तुमने एक्सरसाइज कर लिया तुम्हें कैश या स्टॉक दोनों में से एक मिलेगा, बट उसके लिए तुम पे नहीं करोगे। ये क्यों मिलता है? ये जो डिविडेंड्स होता है ना तुम्हारा, डिविडेंड्स के बदले ऐसी एक्टिविटी कंपनी करके लेती है, जैसे एक एंगेज करने के लिए होता है। मैं अपने शेयर होल्डर्स को एंगेज करके रख रहा हूँ मेरे पास, दैट्स इट, मेरा कोई और इंटेंशन है नहीं है। तो उसके बदले में कई बार कूपन भी दिया जाता है इक्विटी होल्डर्स को। जैसे इंटरेस्ट पेमेंट का कूपन होता है वैसे कूपन होता है। तो कूपन में लिखा जाता है कि एक तो स्टॉक मिलेगा, नहीं तो कैश मिलेगा, तो तब जाके ये लोग कैश एंड स्टॉक कॉर्पोरेट एक्शन भी क्रिएट करते हैं प्रोसेस करने के लिए। बट लॉजिक सेम है यहाँ पर। ये अगर कैश एंड स्टॉक कॉर्पोरेट एक्शन आ रहा है, ये वाला कॉर्पोरेट एक्शन क्रिएट होता है स्पेशली।
कहाँ पे गया? ये वाला कैश स्टॉक ऑप्शन, ऑप्शनल डिविडेंड क्रिएट होता है उसके बाद। एक तो स्टॉक मिलेगा, नहीं तो कैश मिलेगा एक्सरसाइज होने के बाद। कुछ भी मिल रहा है मुझे तो मेरा फायदा ही है, तो फिर मुझे टेंशन की वो बात है नहीं है। बट यहाँ जो प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के लिए कैश नहीं तो स्टॉक। ये एक्टिविटी कैसे बदलती है? अगर कैश डेबिट हो रहा है इश्यूअर के अकाउंट से तो स्टॉक क्रेडिट होगा, एंड अगर स्टॉक क्रेडिट हो रहा है, नहीं कैश डेबिटेड है, शेयर होल्डर्स के अकाउंट को क्रेडिट होगा, दैट्स इट। तो ये इवेंट्स तुम्हारे फ्रीक्वेंटली आने वाले हैं, फ्रीक्वेंटली उसके ऊपर क्वेरीज आने वाले कॉर्पोरेट एक्शंस है। इसके अलावा जितने भी कॉर्पोरेट एक्शंस इवेंट्स होते हैं वो रेयरली तुम्हें मिलेंगे। बट अगर मैं एक जनरली तुम्हें बता देता हूँ, जैसे कि किसका इम्पैक्ट होता है किसका नहीं होता है, इसमें से जितने भी है, जैसे कि नेम चेंज है, कंपनी जस्ट नेम चेंज करना चाहती है, बाकी कुछ है नहीं है। जैसे कि एबीसी लिमिटेड था, अभी बीसी लिमिटेड करना चाहती है, सीडी लिमिटेड करना चाहती है, तो डिपेंड करता है। ऑड लॉट टेंडर हमने देखा है ऊपर, अगर लॉट में नहीं मिल रहा है तो ऑड भी उठाएंगे क्वांटिटीज। जनरल अनाउंसमेंट कॉर्पोरेट एक्शन है बट उसका भी कुछ इम्पैक्ट है ही नहीं है, अनाउंसमेंट है जस्ट। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि उस समय हम पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, तो उसका भी मतलब डिस्कस, ये पहला इवेंट है, माना कि ये पहला इवेंट है, बट हम उस समय पे हम होल्डिंग कब लेते हैं? जब मार्केट में लिस्टेड है तभी होल्डिंग लेते हैं, एंड तभी जाके हमारी होल्डिंग के ऊपर इम्पैक्ट आने लगता है, तो इसका भी कुछ मतलब है नहीं है। ये लॉटरी वगैरह ये वारंट की तरह है, कभी कभार कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लॉटरी भी देती है। जैसे कि अगर लॉटरी मिल देती है, उसमें कुछ लगता है तो उसका इम्पैक्ट होगा। यस कहो जो भी मिलता है, क्योंकि उसके लिए तुम्हें कुछ पे नहीं करना होता, प्रीमियम पे करोगे डेफिनेटली, बट जो अमाउंट मिलेगी वो बहुत बड़ी होगी। जैसे कि 100 शेयर्स देने वाले, 200 शेयर्स, 500 शेयर्स, 1000 शेयर्स, ऐसा कुछ अमाउंट मिलेगा तुम्हें, या फिर कैश मिलेगा तुम्हारे होल्डिंग के हिसाब से, या फिर जितने भी शेयर्स तुम्हारे पास है हम उसको एक एक शेयर्स ऊपर देना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ होता है तो ही लॉटरी में कुछ लगता है तो ही तुम्हारे होल्डिंग के ऊपर इम्पैक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये दो चीजें हैं, जैसे ऑप्शनल कन्वर्जन और मैंडेटरी कन्वर्जन, जो कि प्रेफरेंस टू प्रेफरेंस शेयर्स टू, या फिर ये हमने डिस्कस करा हुआ है पहले, बॉन्ड शेयर्स अगर हम इक्विटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये मैंडेटरी एक्सचेंज और मैंडेटरी कन्वर्जन, दो टाइप के कॉर्पोरेट एक्शन इवेंट्स में दिखेंगे। एंड सेम अप्लाई होता है यहाँ पे भी। ये वॉलंटरी एक्सचेंज का मतलब ये है कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स और बॉन्ड्स में करना चाहता हूँ कन्वर्ट या नहीं करना चाहता हूँ वाले, अगर देखो सभी शेयर होल्डर्स बोलते कि करना है तो मैंडेटरी में जाएगा, उसमें से कुछ आधे बोलते कि मुझे नहीं करना है तो वॉलंटरी में आएगा, तो उसके लिए फिर मुझे वॉलंटरी एक्सचेंज क्रिएट करना होगा प्रोसेसिंग के लिए, या फिर मैं प्रोसेसिंग ही नहीं कर पाऊंगा। एक्विजिशन मर्जर की तरह ही होता है, बट एक्विजिशन होने के बाद कई बार बिजनेस के जो शेयर्स होते हैं उसमें या फिर वैल्यू में रिवाम्प आता है, तो उस वजह से मार्केट में ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, बट उसका और मेरे बैलेंस शीट का कुछ लॉजिक है नहीं है। ठीक है, मैं बैलेंस शीट में कुछ ऐसे तगड़ा इम्पैक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, बट यस तुम्हारे शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, तुम्हें फायदा मिलेगा, मार्केट वैल्यू बढ़ेगी।
इवेंचुअली कंपनी कुछ प्रोसेस नहीं करेगी उसमें। डीमर्जर है तो उसमें भी जब डीमर्जर होता है या फिर मर्जर होता है, कंपनी अगर सेपरेट होती है तो वो इसकी इसी की तरह है, वो स्पिन ऑफ की तरह है। स्पिन ऑफ के लिए जितनी ट्रीटमेंट होती है उतनी ही, बट ये प्रोसेसिंग तो हम हार्डली करते हैं। अगर करना भी है तुम्हें तो तुम उस स्कीम ऑफ अरेंजमेंट या फिर ये स्पिन ऑफ इवेंट क्रिएट करके ही वो तुम कर सकते हो। डच ऑक्शन मैंने बता दिया था कि डच ऑक्शन क्या है। ये स्क्रिप्ट डिविडेंड और इश्यूज ये भी किसी काम के नहीं है। ये ऑप्शनल पुट ये भी किसी काम के नहीं है तुम्हारे। पार वैल्यू चेंज, राइट ऑक्शंस, टेक ओवर ये भी किसी काम के नहीं है, ये कोई पूछेगा नहीं। एंड कुछ है ही नहीं है, तो ज़्यादा कॉर्पोरेट एक्शंस पढ़ के भी अपने दिमाग को लोड कर दो, वो भी मतलब सही नहीं है। तो ये ऑल पॉसिबल से ये कई बार आता है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट का एग्जांपल मैं एक दूंगा। जैसे 3i इन्फोटेक कंपनी थी। 3i इन्फोटेक कंपनी के शेयर्स की वैल्यू 2-4 रुपए कुछ थी, क्योंकि वो 10 करोड़ के आसपास कुछ शेयर्स थे मार्केट में ट्रेडेबल। तो उनको लगा कि ज़्यादा शेयर्स मार्केट में होने की बजाय हमारे शेयर्स को ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो अभी उसके शेयर्स की वैल्यू देखना 94 रुपीज़ कुछ है। तो उन्होंने क्या कर दिया कि 10 शेयर्स का एक शेयर, मतलब 10 शेयर्स का एक शेयर्स बना दिया। तो अब 10 करोड़ क्वांटिटी के 1 करोड़ ही बना दिए खाली। तो वो उस केस में अगर कंपनी को लगता है कि जैसे रिवर्स स्प्लिट की तरह काम होता है इनका, तो पूरे शेयर्स पूरे रिवर्स कर देते हैं वो लोग मार्केट में, उसकी फेस वैल्यू कंसोलिडेट कर देते हैं। तो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट कॉर्पोरेट एक्शन को लेके आते हैं। जो रिवर्स स्प्लिट है सेम तरह का लॉजिक यहाँ पे अप्लाइड होता है। बट फायदा कुछ होता नहीं इवेंचुअली, उल्टा तो मुझे लॉस ही हुआ था। लॉस इसलिए हुआ था कि उसके बाद शेयर्स के प्राइस बहुत कम हो गए, मतलब नीचे गए थे। नीचे गए थे तो मुझे कुछ बेनिफिट ही नहीं मिला, तो मुझे बहुत वेट करना पड़ा। मुझे वेट करना पड़ा टिल दैट द मार्केट रिच टू दी माई इन्वेस्टमेंट लेवल, कि जहाँ जैसे मैंने जिस प्राइस से लिया था ना उस लेवल तक आने के लिए। तो मुझे बिगिनिंग में लगा था कि उसमें बहुत तगड़ा प्रॉफिट होगा मुझे, बट लिस्टिंग होने, ये कंसोलिडेट होने के बाद जितने प्राइस से कंसोलिडेट होना चाहिए तो मार्केट प्राइस उतने अमाउंट से कंसोलिडेट नहीं हुआ। लिस्टिंग के समय उसका कम से कम 100 रुपीज़ से लिस्टिंग होना चाहिए था, लिस्टिंग हो गया कुछ 40 रुपए से। 60 रुपीज़ लॉस में चला गया मैं डायरेक्टली, 60% लॉस था मेरे पोर्टफोलियो में। तो ये कई बार उल्टे होते कॉर्पोरेट एक्शन इवेंट्स, तो उसका है नहीं है कुछ। बट मार्केट में वो मार्केट एक्सपोजर तो हम वैसे भी कैलकुलेट नहीं करते। इसलिए हम जब बैलेंस शीट जब प्रिपेयर करते हैं तो दो चीज़ें हम हमेशा मेंशन करते हैं। वो एक होता है फेयर वैल्यू और दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो दोनों चीज़ें हम दिखा देते हैं बैलेंस शीट में। द रीज़न इज कि हमें पता चले कि मेरा कैपिटल कितना है और मुझे डिफरेंस कितना दिख रहा है, मतलब अभी प्रॉफिट कितना दिख रहा है एग्जैक्टली। तो एसेट में हो या कहीं पे भी अप्रिसिएशन कितना हो रहा है, लायबिलिटीज हो कहीं पे भी। तो ये दो चीज़ें हम हमेशा वहाँ पे कोट करते रहते हैं, क्योंकि तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा उससे तुम्हारा लायबिलिटी डिफाइन करता है। जैसे कि अगर तुम इक्वेशन देखोगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब तुम्हारी परचेस वैल्यू है, करेक्ट। ये परचेस वैल्यू लेने के लिए तुमने किसी से पैसे उधार लिए रहेंगे, तो वो तुम्हारा लायबिलिटी है। एंड इसकी वैल्यू जो मार्केट वैल्यू जो दिखेगी, वो जो दिखेगी तो उसको तुम करंट मार्केट वैल्यू बोलोगे, क्योंकि जो तुम्हें नेट डिफरेंस जो होगा दोनों का, उसी के ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि भी ये परचेस ऑफ वैल्यू 100 रुपये है तो तुम्हें ये दिखेगा कुछ ये भी तुम्हारा 100 रुपये दिखेगा। बट करंट मार्केट वैल्यू जो होगा तुम्हारा कुछ अलग दिखेगा, जैसे कि 120। तो हम जब डिफरेंस देखेंगे तो ये माइनस ये करोगे तो तुम्हारा 20 रुपये रहेगा जो प्रॉफिट है तुम्हारे पास अभी, मतलब। तो वही तुम्हें टैक्स के लिए आगे पुश करना पड़ेगा, जिसके ऊपर तुम्हें टैक्स ऑन मतलब टैक्स जो लायबिलिटी होती है तो उसी के ऊपर, या फिर तुम्हारे फीस कैलकुलेशंस होता है, हर चीज़ होती है ये ऐसे ही कैलकुलेट होने लगती है। अगर तुम फीस भी कैलकुलेट करो इसके ऊपर
इतनी फीस मेरी अक्रूड, ये एनुअली रहेगा मेरा 2%, तो मैं मंथली करूंगा, मंथली करने के लिए मुझे डेली करना है तो मैं डेली भी कर सकता हूँ, डिवाइडेड बाय इतनी मैं डेली मुझे फीस एक्रू करनी होती, इसलिए मैं बैलेंस शीट में ऐसे दो चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। ये जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगी, जैसे अगर ये अमाउंट बढ़ती है यहाँ पे ऐसी होती है तो फीस बढ़ेगा मेरा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कुछ करता हूँ तो यहाँ पे फीस बढ़ता रहेगा। ये तुम्हारा कैलकुलेशन इस वे से बैलेंस शीट का चलता है। तो इसलिए अगर तुम जब भी बैलेंस ये अपना एनएवी का फॉर्मूला पढ़ो, उसको वैसे पढ़ने की बजाय अगर उसको बैलेंस शीट को मतलब एक सेंट्रिक रख के अगर उसको तुम पढ़ोगे तो तुम्हें चीज़ें बहुत सारी क्लैरिफाई होगी, म्यूचुअल फंड, हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी और कौन से भी बिजनेस में जाओ वहीं पे। क्योंकि आज तक हमको जिस गधे ने भी बताया सिर्फ फॉर्मूला ही बताया कि नेट एसेट माइनस लायबिलिटी कर दो ये, बट क्यों, कैसे, ये क्या है, कौन सा इक्वेशन है, कैसे आया ये बीच में, तो एक्चुअली बैलेंस शीट है, कुछ नहीं है। हाँ तो वही तो है होल्डिंग, एक्चुअली होल्डिंग ही तुम्हारी, देखो लायबिलिटी तो वैसे भी तुम्हारी है नहीं है, जो एसेट है, एसेट के ऊपर भी लायबिलिटी है, मतलब तुम्हारा क्या है उसमें बिजनेस में, जो होल्डिंग है वही है। समझ रहे हो? तो हमें सिर्फ होल्डिंग के ही ऊपर का जितना भी इंपैक्ट है वही चेक करना होता है। जैसे कि तुम्हारे एक्सपेंडिचर्स 1 लाख है, इनकम तुम्हारे पास इनकम है और एक्सपेंडिचर्स भी है, तो तुम पूरे इनकम को इनकम खुद का नहीं समझ सकते हो ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि भाई जो एक्सपेंडिचर्स मैंने किए हैं वो पहले मुझे देने पड़ेंगे। तो जैसे कि एसेट्स जो दिख रही है, उस एसेट्स में से जो लायबिलिटीज है वो जाएगी तो क्या बचेगा, उसमें कुछ नहीं बचेगा। तो जो बचेगा, जो रहेगा, जो बच बच जितनी भी वैल्यू बचेगी वो तुम्हारी होल्डिंग होगी। तो यानी कि जो होल्डिंग की रियल वैल्यू है वही तुम्हारी वैल्यू है, बाकी रेस्ट लायबिलिटी है। समझ रहे हो? तो ये तुम्हारा लाइबिलिटी, इसका बैलेंस शीट का इक्वेशन है। वो इक्वेशन तुम्हें बैलेंस शीट को याद रखना है, तुम्हारी होल्डिंग है वही तुम्हारा पैसा है। तुमने म्यूचुअल फंड का पूरा बना दिया, लायबिलिटी बना दी, एसेट्स बना दी, बट तुम्हारी है ही नहीं हो, क्योंकि पूरे हर एक एसेट्स के ऊपर लायबिलिटी है, हर एक एसेट्स के ऊपर, तो तुम्हारा है ही नहीं, बट तुम्हारी जो होल्डिंग होती है वो तुम्हारी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शंस हमने बहुत सारे सिनेरियोज देखे थ्रू आउट दी, मुझे लगता है 2 4 5 सेशंस हो गए उस पे। वो ज़रूरी भी था, क्योंकि ब्रेक्स जो होते हैं यहीं पे तुम्हें मिलेंगे, जितने भी डिस्क्रिपेंसीज होते जब भी तुम एनईवी कैलकुलेट करने के लिए जाओ हर चीज़ वहीं पे दिखेगी, इंटरेस्ट पेमेंट हो, इनकम हो। एंड रही बात, अभी एक और एक चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ, लिख देता हूँ, एस्केलेशन मैट्रिक कैसे बनता है। प्रोसेसिंग लेवल पे जब तुम एक एनएवी, तुम यहाँ पे एनएवी वैलिडेट कर रहे हो, ठीक है, वैलिडेट करो या फिर कैलकुलेट करो, कुछ भी करो। अभी मैंने दो चीजें तुम्हें बताई थी, कि एक था कि एंड टू एंड अगर तुम ये पूरी चीज तुम खुद कर रहे हो तो हर चीज प्रोसेसिंग से लेकर हर चीज तुम खुद करोगे, है ना? हम्म, एक मिनट। ओके, जब भी तुम्हारा वैलिडेट एंड टू एंड कर रहे हो तो तुम्हें हर चीज करना पड़ेगा, तो तुम्हें ये चीज एस्केलेट किसको करना है फिर? तो एक तो कस्टोडियन को करोगे, ब्रोकर को करोगे, या फिर हेज फंड मैनेजर को करोगे, यही टीम्स होती है, या फिर एजेंट बैंक है उनके साथ एस्केलेट करके पूरे जो भी डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व करके एनएवी वैलिडेट या फिर कैलकुलेट जो भी करना है वो करोगे। बट अगर तुम्हारा वो स्ट्रक्चर एंड टू एंड वाला नहीं है, हर एक प्रोसेस ऐसे डिवाइड हुई है, या फिर हर एक टास्क के लिए इंडिपेंडेंट टीम है, राइट, तो उस केस में क्या करोगे? जैसे कि अभी तुम्हें कोई ब्रेक मिलता है, जो ब्रेक है डिविडेंड के रिलेटेड, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लिख देता हूँ कुछ, ठीक है।
ब्रेक्स है, कोई डिविडेंड के रिलेटेड ब्रेक है। अभी इसको रिकनसाइल कैसे करोगे, तो मैंने कई सारे ऐसे पैरामीटर्स बनाए बताए, जैसे कि इवेंट का नाम देखो, पे डेट देखो, वैल्यू डेट देखो, प्राइस देखो, करेंसी देखो, ये पूरा मैच हो रहा है, उसका आइडेंटिफायर होता है, आइजिन हुआ क्यूसी, ये मैच हो रहा है, इतनी सारी चीजें मैच हो रही है मतलब, तो डिविडेंड रिलेटेड ब्रेक है। बट सिस्टम में देखा तो प्रोसेस नहीं हुआ, प्रोसेस नहीं हुआ इसलिए तुम्हें एनएवी में उसका इंपैक्ट नहीं दिख रहा है। बट तुम जब वैलिडेट या फिर कैलकुलेट करने के लिए बैठो तो तुम्हें हर चीज चेक करते हो फिर से तुम, तो तुमको देखा कि अरे डिविडेंड प्रोसेस नहीं हुआ है, तो तुम क्या करोगे, जितने भी डिविडेंड रिलेटेड क्वेरीज है पूरे इनकम टीम को एस्केलेट करोगे। राइट। दूसरा क्या होगा तुम्हारा, अगर कोई कॉर्पोरेट एक्शन है, तुम एनएवी वैलिडेट कर रहे थे या फिर कैलकुलेट कर रहे थे, तब पता चला कि कोई रिवर्स स्प्लिट के रिलेटेड क्वेरी है, कोई मर्जर के रिलेटेड क्वेरी है, कोई राइट इशू के रिलेटेड असिमुलेशन, कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन हो सकता है, उसके जो सेम पैरामीटर्स होते हैं वही चेक करना है, आईजीन, रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट, ये क्वांटिटी मैच हो रहा है बट प्रोसेस नहीं हुआ है, तो उसको तुम फिर से कॉर्पोरेट एक्शन टीम को सीए क्वेरीज शुड बी एस्केलेट। फिर ये कॉर्पोरेट एक्शन टीम देखेगी, तुम्हें जो लिखना है मेल में लिखो कि भी देखो तुमने ऐसा किया वैसे किया, मैं इवेंट्स के टाइप भी लिखता हूँ, राइट्स, बोनस, रिवर्स प्लेट, डिविडेंड, इंटरेस्ट पेमेंट, ट्रेड, सीएसओ। ठीक है, ये हुआ, तो ये दोनों टीम्स अपने अपने हिसाब से काम करके तुम्हें कंफर्म करेंगे। अगर तुम खुद कर रहे हो तो अलग बात है, फिर तुम्हें किसी को मेल करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कस्टोडियन के साथ जाके बात करके या फिर ब्लूमबर्ग पे जाके डेटा निकाल के ये प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर उस केस में तुम्हें कोई दिक्कत है ही नहीं है, ये तो तुम्हें खुद करना है ये सब चीज़ें। बट अगर नहीं है तो ये एस्केलेशन पॉइंट्स होते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन टीम, इनकम टीम, इन्हीं टीम्स को तुम्हें एस्केलेट करना होता है। एंड अगर कोई ट्रेड रिलेटेड क्वेरी है, ट्रेड प्रोसेसिंग, जैसे कि अपने पास और एक टीम होती है ट्रेड प्रोसेसिंग एंड सेटलमेंट, इसके रिलेटेड कोई क्वेरी दिख रही है, ट्रेड प्रोसेस तो हुआ है लेकिन सेटल नहीं हुआ है, ट्रेड नॉट एट सेटल, उसके बाद एज ऑफ ट्रेड एंट्रीज, लेट ट्रेड एंट्रीज posted by the desk, quantity mismatch, the internal data point, or invoice received from the fund manager, rate mismatch, ये रियल सिनेरियोज है, ये तुम्हें पूछे भी जाएंगे इंटरव्यू में कि ये क्या क्या होते हैं क्या नहीं, या फिर टाइपो एरर की वजह से कुछ हुआ है, ये पॉसिबिलिटीज है बहुत सारे। ठीक है, तो या फिर ट्रेड कैंसल हुआ है, ये तुम्हें पता ही नहीं है, मतलब जब तुमने मेल किया तब तुम्हें पता चला, ट्रेड फेल है या फिर कैंसल है, उसको डिलीवरी फेल भी कहा जाता है। तो इतने ये क्वेरी जो होते हैं उसके, तो तुम्हें इन्हीं को जाके चेंज करना है, उनसे करवा के लेना है, जब वो बोलते कि हो गया सर या फिर जो भी है, तो तब जाके तुम्हें, एंड अगर एक मैनेजर के लेवल की, अगर मैनेजर के रोल के हिसाब से देखोगे तो तुम्हें ऐसा कोई, ऐसी कोई क्वेरी दिखती है जो पेंडिंग है, तो तुम्हें उस टीम को जाके पुश करना पड़ेगा, भाई देखो सुनो,
गाइज इतने क्वेरीज आए हैं, एनएवी वैलिडेट वैलिडेट नहीं हो पा रहा है, ताकि इतने सारे इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, तो इस पे फोकस करो, ये रिजॉल्व करो, एक्सेप्शन जो भी है पूरे पास करो, एंड देन वो टीम को इन्फॉर्म करो, क्योंकि जो एनएवी टीम होती है तो तुम्हें ही एस्केलेट करेगी चीजें, तुम्हें बोलेगी देखो सर कि ये तुम्हारे टीम ने, ट्रेड प्रोसेसिंग टीम ने ये कर दिया, कॉर्पोरेट एक्शन टीम ने ये कर दिया, या फिर फंड मैनेजर जो होता है तुम्हें गाली देगा पहले कि भाई देखो तुम्हारे बंदे ने, जो ट्रेड प्रोसेसिंग टीम है उन्होंने अच्छे से ट्रेड प्रोसेस नहीं किया, कैप्चर नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारा जो थ्रेश होल्ड लिमिट है वो एक मतलब इमरजेंसी केस में यूज करने के लिए, हर दिन तुम उसको थ्रेश होल्ड को यूज नहीं कर सकते कि मैं हर दिन कर लिए चलो, हर दिन करोगे तो गाली देते बैठेगा वो, बोले कि भाई क्यों कर रहा है फिर एनएवी, तो प्रोसेस ऐसे। तो ये अगर मैनेजर हो तो तुम्हारे अंडर इतने सारे प्रोसेसेस आएंगे, बहुत सारे आगे भी आएंगे, बट जो हमने जो देखा हुआ है अभी तक, तो ये प्रोसेसेस देखा हुआ है, तो ये प्रोसेसेस अगर आते हैं, एंड अगर कोई एनएवी टीम तुम्हारे पास आती है, फिर बंदा आता है या फिर एनएवी के रिलेटेड कोई क्वेरी लेके, कोई मैनेजर या फिर सीनियर मैनेजर या फिर कोई क्लाइंट आता है क्वेरी लेके, तो तुम्हारे यही टीम्स होंगे, तो तुम्हें वैलिडेट करना है कि वो कौन से टीम का हो सकता है क्वेरी, तो उस टीम के हिसाब से तुम्हें वो मेल इन टीम्स को फॉरवर्ड करके काम करवा के लेना है। ठीक है, इसके अपार्ट फ्रॉम दैट जो अभी जो हमने नहीं देखा है अभी तक, वो फीस एक है कैपस्टॉक, दूसरा होगा फीस, फीस टीम भी होता है, बताता हूँ ना वो भी। हाँ बताता हूँ, ये फीस होता है, ठीक है, ये टीम्स। अभी इसके बाद एनईवी का इधर ही कैलकुलेट नहीं होता है, इसके बाद तुम्हारा फिर प्राइसिंग्स का डोमेन आता है, बट यहाँ पे मैं नीचे नहीं लिखूंगा, मैं बाजू में लिखूंगा। ये प्राइसिंग के बाद तुम्हारा एनएवी के लिए जाता है, प्राइसिंग टीम साइड बाय साइड काम करती रहती है, ठीक है। उनका काम ही है कि जो डेटा तुम्हारा होता है, कॉर्पोरेट एक्शन का डेटा हो, डिविडेंड का डेटा हो, तुम्हारा ट्रेड प्रोसेसिंग का डेटा हो, ये पूरे डेटा के प्राइस चेक करो, पूरे एजेंट के साथ चेक करो, ब्रोकर के साथ चेक करो, कस्टोडियन के साथ चेक करो, इंटरनल टीम्स के साथ चेक करो, क्योंकि इनका काम यही है कि जो प्राइस पास हो रही है वो पूरे अच्छे से पास हो, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो। बट ये पूरे टीम्स अपने अपने हिसाब से एक सिस्टम बनाया हुआ है, जैसे कि अगर तुम खुद करते हो ये सब चीजें, तो प्राइसिंग टीम का यानी कि एक टास्क होता है, चेकलिस्ट होता है, चेकलिस्ट फिल करो कि तुमने डिविडेंड का रेशियो चेक किया, यहाँ यहाँ वेरीफाई किया, हर चीज देखी, वो करना है, ब्रोकर का स्टेटमेंट देखा, ब्रोकर के इंस्ट्रक्शंस देखे, कस्टोडियन के साइड जाके प्राइस देखा, मैनेजर के इंस्ट्रक्शंस देखे, टिक टिक करो, तुम्हारा चेकलिस्ट फिल हो जाएगा, सेव करो, ताकि वो नेक्स्ट टाइम अगर कोई क्यूसी कर रहा है बंदा तो उसको मिले, हाँ कि भाई तुमने सब चेक किया था। क्योंकि अगर मिस हो जाता है या फिर प्राइस कई कई बार अगर मैच नहीं होता है, तो चेकलिस्ट फॉलो करके तुम्हारा एरर मार्क करेगा, भाई देखो तुमने तो लिखा है, टिक किया हुआ है, यहाँ तो फॉलो किया हुआ है, लेकिन मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखना अभी हमारा पेंडिंग है, तो ये इसके लिए कैपस्टॉक एक्टिविटी और मैं फीस एक ही सेशन में ले लूंगा। जैसे फीस का एनएवी के ऊपर इम्पैक्ट आता है, तो फीस है, एक्सपेंडिचर जब बढ़ते हैं तुम्हारे, एंड इस एक्टिविटी का भी इम्पैक्ट होता है बहुत तगड़ा प्राइसिंग का, अगर प्राइसिंग गलत तरह से ट्रेड कोई बुक हो जाए, इफ ट्रेड booked with इनकरेक्ट प्राइस, तो इसका भी होता है। तो ये दोनों टास्क बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एक इन्वेस्टर के लिए एक्चुअली, एंड हेज फंड के लिए भी, क्योंकि ये प्राइसिंग विच इज लिंक्ड विद द फीस, प्राइस कम ज़्यादा वैल्यू हो रही तो फीस भी वैसे कम ज़्यादा होती है, तो इसलिए। ठीक है, अभी तक अपन यहाँ तक आ गए, और यहाँ यहाँ तक अपन ने कंप्लीट किया हुआ है, तो मैं ऐसे तुम्हें जब सिनेरियोज लिख के दूंगा ना, तो कॉर्पोरेट एक्शन में क्या क्या सिनेरियोज होते हैं वो ऐसे इसके नीचे ऐसे लिख के दूंगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वैसे, क्या क्या रीजंस होते थे, पढ़ने के लिए इजी जाएगा, ताकि ऐसे ही तुम्हें एस्केलेशंस बनेंगे, यहाँ पे एस्केलेट करो, यहाँ एस्केलेट करो, यहाँ एस्केलेट करो, ऐसे। या फिर अगर तुम खुद, हम्म,
तो ये तुम्हें अभी तीन टीम का समझा ना, फंक्शंस, तीन टीम्स का समझा ना, कि जैसे कॉर्पोरेट एक्शन क्या करती है, इनकम क्या करता है, और ये अगर ब्रेक्स वैसे आते हैं तो ब्रेक्स, मैं तो लेग तो तुम्हें बता दिया है कि लेग में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, पढ़ने के बाद ही समझ में आता है वो लेग। लेग का मतलब है कि तुम पढ़ रहे हो, उस पर तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या, जैसे आइजिन दिया हुआ होगा, इश्यूअर नेम है, अमाउंट है, जो मैच होती है तुम्हारे सिस्टम में जो कॉर्पोरेट एक्शन दिख रहा है उसके साथ। तो वही मतलब ट्रिगर पॉइंट्स है कि तुमने कैच कर लिया, हाँ मैच हो रहा है तो ये है, उसको उठाओ, कंफर्म कराओ एजेंट से जिसने प्रोसेस किया हुआ है, प्रोसेस करो फिर। ठीक है, मैं लिख दूंगा दो चार सिनेरियो जिसमें कॉर्पोरेट एक्शन के अंडर, डिविडेंड के अंडर, या ट्रेड प्रोसेसिंग के अंडर लिख दूंगा। ठीक है, हर अपने अपने, क्योंकि इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट ऐसे ही रहेंगे पूरे सिनेरियोज, इनके साथ क्या होता है, उनके साथ क्या होता है, कैप स्टॉक एक्टिविटी में क्या हो सकता है पॉइंट्स, तो लिख दूंगा मैं वो ऑनगोइंग बेसिस पे। तुम्हें पूरे टैब पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अगर एक टैब भी तुमने अगर पढ़ लिया इंटरव्यू के समय पे तो भी तुम्हें याद आएगा, ऐसे लिख दूंगा मैं। ऐसे नहीं कि पूरा वो पढ़ाने के लिए वो इतना लंबा कोई नहीं पढ़ सकता भाई, इतना तो मैं भी, ऐसे नहीं कि पूरी चीजें तुम पढ़ते पढ़ कोई नहीं पढ़ सकता हो। तो मैं अकाउंटिंग एंट्रीज हमें ऐसी लिख रहे हैं ना, तो ये समझ में आता है लैंग्वेज, क्योंकि क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है, बेनिफिट हमें समझना चाहिए, इसलिए मैं ये सब लिख रहा हूँ। बट मैं एक ऐसे एस्केलेशन मैट्रिक्स तुम्हें बना के देता हूँ जिसमें तुम्हें, एंड वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोसेस कई सारे सिनेरियोज हमने तो डिस्कस कर लिए, कर ही रहे। एक एस्केलेशन मैट्रिक्स होगा कि जहां तुम्हें ये पता चलेगा कि भाई हाँ, ये क्वेरी है तो मैं कॉर्पोरेट एक्शन के पास जा रहा हूँ, ये क्वेरी है तो मैं इनकम टीम के पास जा रहा हूँ, ऐसा कुछ दिख रहा है तो डिविडेंड का पेमेंट हो सकता है, ऐसा कुछ दिख रहा है तो ट्रेड प्रोसेसिंग की क्वेरी हो सकती है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। ऐसे मैं सिनारियोज लिखूंगा, दो दो चार चार। ठीक है, तो ये एक ही फॉलो करना तुम करते समय, मैं तो लास्ट में जब फॉरवर्ड करूंगा तो तुम्हें बताऊंगा ये सब, ये यही फॉलो करना है बोल के।